प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं, उसकी गर्माहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है, तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज, ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव का नाम था चंदेरी खुर्द। मिट्टी के आंगन, कच्ची गलियां, पीपल की छाया और चौपाल पर लटकी दो पुरानी लालटेन। उसी शाम चौपाल पर हल्की हल्की रोशनी झूल रही थी। ढोल ने पहले ही 3 बार धीमे सुर में बता दिया था कि बारात निकलने को तैयार है। हवा में हल्दी, इत्र और शीरे से बनी जलेबियों की खुशबू घुली हुई थी। कोई मोड़ संभाल रहा था, कोई पगड़ी की सिलवट सीधी कर रहा था और कोई बच्चों को समझा रहा था कि बैलगाड़ी के पास बहुत पास न भागना। बैलगाड़ी को आज खास तरह से सजाया गया था। चारों तरफ लाल कपड़े की चादरें, ऊपर गेंदा और मोगरे की लड़ी और पीछे की ओर छोटे छोटे कांच के मन के, जो लालटेन की रोशनी में तारा से चमक दें। गाड़ी की लकड़ी पुरानी थी, मगर राम खिलावन ने दिन भर उससे बात की थी। चीरों पर तेल रगड़ा था, पहियों की धुरी में नया गाढ़ा घी लगाया था। वह अपने बैलों से यूं बोलता जैसे 2 पुराने दोस्त हों। भोलू का माथा चौड़ा, आंखें शांत, नंदू थोड़ा चंचल पर कदम भरोसे वाले। दोनों के गले में नीले रंग की सूती रूमालें बंधी थीं। दूल्हा अरविंद आंगन में चुपचाप खड़ा था। सफेद शेरवानी, साफ पगड़ी, गले में माला, चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में यह सोच कि यह यात्रा याद में रह जाएगी। उसे बार बार अपने पिता की बात याद आती। बेटा, यह गांव की आखिरी बैलगाड़ी वाली बारात है। इसके बाद लोग मोटर में बैठेंगे। तू बैठ और धूल उड़ने दे, यही तेरा तोहफा है गांव को। अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया था, पर दिल में एक धुन भी थी। क्या सच में आखिरी? गली के मोड़ पर बच्चों की टोली जमा थी। किसी ने कांच की सीटी बजाई, किसी ने दूल्हे के घोड़े के इंतजार में कंकड़ हवा में उछाला। तब किसी ने बताया कि आज घोड़ा नहीं, गाड़ी है। फिर तो बच्चों की आंखें और बड़ी हो गईं। गाड़ी पर दूल्हा? हाँ, गाड़ी पर दूल्हा। उन्होंने आपस में तय किया कि जब गाड़ी निकलेगी तो वे पीछे पीछे भागेंगे और रास्ते भर ढोल के साथ ताल देंगे। घर के भीतर औरतें गीत उठा रही थीं। सीमा घूंघट में बैठी थीं। उसकी सहेलियां हथेली में मेहंदी की स्याही देख देख कर मुस्कुरा रही थीं। कोई कान में कहती, बैलगाड़ी में जाएगी तेरी विदाई, याद रहेगी। सीमा ने धीमे कहा, याद तब रहेगी जब बारिश न कर दे खेल। उसने मजाक में कहा था, पर खिड़की के बाहर आसमान पर सच में हल्का सा बादल था। दूर बिजली पलक भर के लिए चमकी और दब गई। किसी ने भीतर से आवाज दी, बारिश? इस मौसम में? चलो चलो, मोर बांधो, शगुन लो, हवा को मत बुलाओ। चौपाल के बड़े लोगों ने छोटे गोले में बात की। कोई कह रहा था, समय बदल गया है, ट्रैक्टर लगाओ, बारात आराम से पहुंच जाएगी। कोई दूसरा बोला, आज नहीं, बैलगाड़ी की यह आखिरी चाल है, इसे चलने दो। प्रधान ने हथेली से हवा को मापा। हवा भारी है पर धीमी। चलते हैं। रास्ते में कुएं पर रुककर बैलों को पानी दे देंगे। राम खिलावन ने दोनों बैलों की पीठ थपथपाई। उसने उनकी आंखों में झांक कर कहा, भोलू, आज धीरे धीरे मगर थकना मत। नंदू, कदम सीधा रखना, आज बारात है, आज गली तुमसे मुस्कुराएगी। बैलों ने जैसे समझ लिया, गर्दन झुका दी। घंटे की हल्की ठनक गांव में गूंज गई। ढोलिये ने अब सुर तेज किए। मंजीरे बोले। बारात चल पड़ी। गली की मिट्टी मानो इसी चाल का इंतजार कर रही थी। पहिया जब घूमता तो धूल कांच के मनकों पर जाकर बैठती और लालटेन की रोशनी में वे मन के धूल सहित भी चमकते। औरतें चौखट पर खड़ी होकर दूल्हे को देखतीं, थाली में रोली और चावल रखतीं, मन ही मन आशीर्वाद देतीं। बच्चों ने सीख रखी थी, गाड़ी के अगल बगल रहना, पूंछ के पीछे नहीं। किसी ने हंसकर कहा, आज हॉर्न नहीं, ढोल बोलेगा। गांव के बाहर का मोड़ आया, जहां पुराना कुआं था। वहीं पीपल की लंबी छाया फैली रहती।
पेड़ की पत्तियां शांत थीं, पर हवा में कहीं गीली मिट्टी की सुगंध की पतली सी लकीर थी, जैसे बरसात दूर से झांक रही हो। रामखिलावन ने संकेत किया, यहीं 5 मिनट बैलों को पानी। गाड़ी रुकी, ढोल धीमा हुआ और इसी थिरकती चुप्पी में पहली ठंडी बूंद गिरी, सीधी गाड़ी के लाल कपड़े के छज्जे पर। आवाज बहुत हल्की थी, पर सबने सुन ली। कोई बोला, अरे। किसी ने ऊपर देखा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस हवा थी। दूसरी बूंद इस बार कांच के मनके पर पड़ी, टुन। अरविंद ने आसमान देखा। बादल एकदम काले नहीं थे, पर परतें बनी थीं, जैसे किसी ने दूध में पानी मिला दिया हो। वह मन ही मन सोचने लगा, ट्रैक्टर बेहतर होता। फिर उसी समय चौपाल के बड़े की बात याद आई। आज नहीं, आज बैलगाड़ी चलने दो। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखा, बैठने की स्थिति सुधारी और हल्की मुस्कान ओढ़ ली। जो भी होगा इसी गाड़ी में होगा। रामखिलावन ने पानी की बाल्टी गाड़ी के पास रखी। भोलू ने धीरे से पानी पिया। नंदू ने एक बार सिर उठाया, बादल की ओर देखा, फिर पानी। ढोलिये ने सूखे कपड़े से ढोल की सतह को पोंछा। उसने हंसकर कहा, अगर बारिश हुई तो सुर और कोमल हो जाएगा। किसी ने मजाक में जवाब दिया, और अगर ज्यादा हुई तो ढोल बंद। सब हंसे। हंसी में एक छोटी लहर सी घबराहट लिपटी थी। उसी समय गली से एक बूढ़ी अम्मा आई, हाथ में नीम की छोटी डलियां। उन्होंने गाड़ी के आगे एक पत्ते को सीधा रख दिया। उनकी अपनी परख। उन्होंने कहा, इस पत्ते पर पानी की बूंद टिकी तो धीरे चलना, बह गई तो रुक कर गाना। सब मुस्कुराए। अम्मा की बातों में गांव का विश्वास रहता। पत्ता सीधा पड़ा था, अभी तक उस पर बूंद नहीं आई थी। फिर बारात ने फिर चाल पकड़ी। ढोल की थाप बढ़ी, मंजीरे चमके और वह पुराना गीत उठा जो केवल बारातों में गाया जाता था। गली के मोड़ों पर खड़े लोग हाथ हिलाकर दूल्हे को देखते। कोई कहता, आशीर्वाद, कोई कहता, धीरे जाना। अरविंद ने हर घर की देहरी की तरफ हल्का सा झुककर सिर हिलाया, जैसे वह हर देहरी का आशीर्वाद अपनी जेब में रख रहा हो। रास्ता अब गांव के बाहर की पगडंडी पर चल पड़ा था। यहां मिट्टी सख्त थी, नीचे कंकड़ और किनारे सरसों के खेत। सरसों पर हल्की हवा चलती तो पीले फूल समंदर की लहरों की तरह एक तरफ झुक जाते। दूर तालाब के पास की जमीन पर धुंध की एक पतली परत थी, और बस यहीं, जैसे तय हो, हवा ने अपना स्वर बदल लिया। पहले बारीक, फिर थोड़ी भारी। बदली ने किनारे से झांका और पगडंडी पर एक एक कर ठंडी बूंदें टपकाईं। इतनी कम कि लोग इसे शुभ माने, इतनी ज्यादा कि कोई बोले, छाता कहाँ है। ढोलिये ने ताल बदली। भीगी सतह पर सुर सच में कोमल हो गया। लोग थिरकते हुए भी धीरे हो गए ताकि फिसलन न हो। गाड़ी के छज्जे पर बूंदें जमा होने लगीं, फिर किनारों से मोती सी लुढ़कने लगीं। मनकों पर गिरते ही बूंदें टुन-टुन की आवाज करतीं, जैसे छोटे घंटियां। बच्चों ने यह खेल पकड़ लिया। वे हर टुन पर ताली बजाते और ढोलियां उसी ताल में एक थप जोड़ देता। रामखिलावन ने लगाम ढीली सी छोड़ी। भोलू और नंदू खुद अपनी चाल संभाल लें। भोलू ने सिर नीचे किया, नंदू ने कदम छोटे किए। दोनों ने मिलकर पगडंडी पर उस जगह से बचना शुरू किया जहां कीचड़ बन सकता था। रामखिलावन उनके कान के पास झुककर बोला, शाबाश, आज गांव संभाल रहा है, तुम संभालो। अरविंद ने हल्के से सीने पर हाथ रखा। उसे यह एहसास हुआ कि बारिश सिर्फ पानी नहीं, किसी तरह की याद भी लाती है। पुरानी बारातें, पिता का जवान होना, दादा का किस्सा कि कैसे कभी दादी की विदाई भी इसी गाड़ी से हुई थी। हवा में एक सी महक, गीली मिट्टी, सरसों और ढोल की नर्म थाप। उसने मन में कहा, अगर यह आखिरी है तो याद सबसे गहरी हो। उसके होंठों पर अपने आप एक दुआ सी आई, बस इतना कि गाड़ी पहुंच जाए और सब इस बरसात का अर्थ समझ लें। पगडंडी के ठीक बीच में एक संकरा पुल था, लकड़ी का, नीचे सूखी नाला जिसके पत्थर बारिश में फिसलन वाले हो जाते। यहीं आकर हवा थोड़ी तेज हुई। एक बूंद अम्मा के उस नीम पत्ते पर आकर टिक गई, हिले बिना। जो लोग पास थे उन्होंने देखा। किसी ने कहा, देखो, पत्ता थामे है, बूंद ठहरी है। रामखिलावन मुस्कुराया तो धीरे धीरे मगर रुके बिना। गाड़ी पुल पर चढ़ी। पहिए ने पहली लकड़ी पर खटका किया, फिर दूसरी पर, फिर चौथी पर ताल बन गई। ढोल की थाप, मनकों की टुन और लकड़ी की ठक ठक, 3 सुर मिलकर जैसे कोई पुराना गीत बजा दें। लोगों ने सांस रोके रखा। भोलू ने पहले चालन संभाला, नंदू ने पीछे कदम टिका दिया। बारिश अब हल्की थी,
पर ठंडी। हर चेहरे पर छोटे छोटे कण, पर आंखों में चमक। पुल पार होते ही सबसे पीछे एक लड़का फिसल गया। ताली बजाते बजाते उसका पांव काय पर पड़ा था। वह अचानक बैठ गया, हाथ में कीचड़। ढोल रुक गया। एक पल को सबने देखा। अरविंद ने झट से गाड़ी से सिर झुकाकर इशारा किया, ठहरो। दो लड़के पीछे दौड़े, उसे उठाया, हाथ छाड़े और हंसते हुए कहा, अरे तू भी बारात का निशान बन गया। लड़का मुस्कुराया, आंखों में आंसू नहीं, हंसी। ढोल फिर चला, ताल वापस आई और उसी पल आसमान ने जैसे तय किया, यह बरसात रोकनी नहीं, बस बदलनी है। बारात फिर आगे बढ़ी। गांव से बाहर के राहगीरों ने छज्जे के नीचे जगह बनाई। किसी ने अपनी चादर का आधा हिस्सा किसी और के सिर पर रख दिया। कोई नाम नहीं पूछता, कोई नाम नहीं बताता। बरसात ने लोगों को एक दूसरे से थोड़ी और पास कर दिया और उस पास आने में एक नई गर्मी थी, जैसे धूप बिना सूरज के भी हो सकती है। जब रास्ता दुल्हन के गांव वाली बड़ी पगडंडी की तरफ मुड़ा, तब तक सब समझ चुके थे कि बारिश अब साथ चलेगी, मगर किसी के चेहरे पर खींच नहीं थी। ढोल की कोमल थाप बारिश की टुक में बैठ चुकी थी और मनकों की टुन टुन उसकी झंकार में। अरविंद ने अपनी पगड़ी ठीक की और मन में एक हल्का वाक्य बोला, आज अगर यह आखिरी बैलगाड़ी वाली बारात है तो इसे यही बारिश पूरा करेगी। और ठीक यही कहानी ने अपनी असली चाल पकड़ी, क्योंकि आगे उस खेत की मेड़ पर, जहां हमेशा लोग रुककर सांस लेते थे, आज कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसने सिर्फ बारात की चाल नहीं, कई दिलों की राय भी बदल दी। बरसात अब पूरे खेत पर बिछ गई थी, न तेज न धीमी, बस लगातार झिरमिर जो हर चीज को चमका दे। बैलगाड़ी जब सरसों के बीच से गुजरी तो पीले फूल झुककर जैसे दूल्हे का स्वागत कर रहे थे। हर बूंद गाड़ी की छत पर गिरकर एक नई आवाज बनाती थी, टप टप टप, और ढोलिया उस पर थाप मिलाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और ढोलिया दोनों ने एक ही ताल पकड़ी हो। रामखिलावन ने लगाम जरा खींची। भोलू, धीरे बेटा, सामने कीचड़ है। भोलू ने जैसे समझ लिया, सिर झुकाकर चलने लगा। नंदू ने अपने सींग के पास हल्की फुंकार भरी। हवा में भांप उठी। गाड़ी की चाल अब धीमी थी, पर स्थिर। लोगों के चेहरे भीग रहे थे, पर किसी ने माथा नहीं ढका। हर कोई सोच रहा था, आखिरी बैलगाड़ी वाली बारात शायद यूं ही होनी थी, भीगती, मुस्कुराती, मिट्टी में सनी हुई। आगे खेतों के बीच एक पुराना बटवृक्ष था। उसके नीचे पगडंडी पर लोग अक्सर बरसात से बचने को रुकते। आज वहां पहले से ही 3 लोग खड़े थे, एक किसान, उसकी पत्नी और एक बूढ़ी औरत। तीनों ने जैसे ही बारात देखी, जल्दी से किनारे हो गए। बूढ़ी औरत ने अपनी चादर सिर से उतारी और झुककर बोली, बारात है, शुभ है, आओ बच्चों, छांव में ठहर लो। रामखिलावन ने हंसते हुए कहा, अम्मा, छांव कहाँ, ऊपर तो पानी बरस रहा है। अम्मा मुस्कुराई, बारिश में जो छांव दे वो दिल से मिलती है, पेड़ से नहीं। लोगों ने गाड़ी बटवृक्ष के नीचे रोकी। अरविंद ने हाथ बढ़ाकर उस अम्मा की ओर झुककर नमस्ते किया। उन्होंने दूल्हे के माथे पर बरसाती उंगलियों से हल्की रेखा खींच दी, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। बेटा, आज जो भीग रहा है वही कल दूसरों को ढक पाएगा। अरविंद मुस्कुराया, अम्मा, आपने तो कंबल वाले बाबा जैसी बात कर दी। अम्मा ने बस इतना कहा, बेटा, हर गांव में एक बाबा होता है, बस पहचानने वाला दिल चाहिए। इतने में ढोलिया ने अपनी थाप धीमी की, पर मंजीरा बजता रहा। बारिश अब कुछ तेज थी और खेत के किनारों से पानी बहकर पगडंडी पर आने लगा था। लोगों ने गाड़ी के पहियों के पास मिट्टी जमाई ताकि कीचड़ में गाड़ी फंसे नहीं। बच्चे बूंदों को हथेलियों में पकड़ने लगे। किसी ने कहा, देखो, हर बूंद पर सरसों का रंग उतर रहा है। वाकई, बारिश की हर बूंद अब हल्की पीली दिख रही थी, जैसे आसमान भी इस बारात का हिस्सा बन गया हो। सीमा के गांव की औरतें बरामदे में खड़ी यह सब देख रही थीं। किसी ने कहा, अरे देखो तो, आज भी लोग बैलगाड़ी में बारात ला रहे हैं, कौन करता है अब ऐसा? दूसरी ने जवाब दिया, जो परंपरा की लकीर मिटाना नहीं चाहता वही। तीसरी हंसी, बरसात में लकीर टिकती कहाँ है, बह जाती है। अंदर सीमा ने सुना, फिर धीरे से कहा, कुछ लकीरें मिटकर ही याद बनती हैं। सब चुप हो गईं। गाड़ी अब गांव के नजदीक पहुंच रही थी। रास्ता नीचे की ओर ढलान लिए था और बारिश के कारण मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। रामखिलावन ने बैलों को पुकारा, भोलू,
ध्यान से, नंदू, पैर जमा कर। दोनों ने अपनी गर्दनें झुका दी। गाड़ी का भार पीछे से धकेलता जा रहा था, पर बैलों ने अपनी चाल नहीं छोड़ी। राम खिलावन के चेहरे पर पानी की धार बह रही थी, पर उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी कलाकार का मंच हो और वह अपनी आखिरी प्रस्तुति दे रहा हो। अचानक ढलान के बीच पहिया जरा धंस गया। लोगों ने शोर किया, रुको रुको। राम खिलावन ने तुरंत लगाम ढीली की, आवाज दी, भोलू। भोलू ने जोर से सांस छोड़ी। उसके सीने की भाप गाड़ी के कपड़े तक पहुंच गई। नंदू ने पीछे से जोर लगाया। पहिया जरा सा घूमकर फिर बैठ गया। भीड़ रुकी। बारिश तेज हो गई। ढोल की थाप बंद। सिर्फ बारिश की आवाज और मिट्टी के नीचे पहिए की कराह। अरविंद ने झुककर देखा। पानी के साथ कीचड़ में एक पुराना बांस का टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने बिना सोचे पगड़ी उतारी, कपड़े के ऊपर रखा और पैर से बांस हटाया। पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। राम खिलावन ने लगाम खींची, चल भोलू। और जैसे ही पहिया निकला, बारिश ने जैसे खुश होकर तालियां बजाईं। आसमान से बूंदें अब तेज लय में गिरने लगीं। ढोलिया ने उस ताल को पकड़ा। लोगों ने आवाज लगाई, जय हो। और बैलगाड़ी की गति फिर चल पड़ी, पहले से ज्यादा संतुलित, पहले से ज्यादा खूबसूरत। सीमा के गांव के दरवाजे पर ढोल बजा और बरसात अब भी उसी तरह थी, बिना रुके, बिना थके। सीमा की सहेलियां बरामदे से दौड़कर बाहर आईं। किसी ने फिसल कर पकड़ लिया, किसी ने पानी में हंसी छोड़ दी। घर के आंगन में पत्ते तैर रहे थे और गेट के पास गाड़ी जैसे किसी पुराने चित्र की तरह थम गई। दूल्हा अरविंद गाड़ी से उतरा। बारिश अब उसकी पगड़ी से बहती हुई गर्दन तक आ रही थी। सीमा की मां दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में थाली, आंखों में नमी। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम भीग गए, पर परंपरा सूखने नहीं दी। अरविंद ने कहा, अम्मा, लगता है इस बारिश को भी परंपरा से मोह हो गया है। सब हंसे और हंसी में एक गहरी गर्मी थी। उस रात का वो दृश्य, बैलगाड़ी, भीगती बारात, ढोल की कोमल थाप और गांव की मिट्टी पर उठती भाप, लोगों ने उसे बरसों तक याद रखा। क्योंकि वो सिर्फ एक बारात नहीं थी, वो एक वादा थी कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, कभी कभी पुरानी चाल ही सबसे सच्ची होती है। और किसी को पता नहीं था, अभी इस कहानी की असली बारिश बाकी थी। वो जो गांव लौटते वक्त पड़ी, जहां कंबल, छत और पहचान तीनों बदलने वाले थे। बरसात की पहली बूंदें तो सबको प्यारी लगीं, पर अब रात गहराने लगी थी। दुल्हन का स्वागत हो चुका था, गाना बजाना थम गया था, पर आसमान पर बादल अभी भी अड़े थे। ढोलिया ने आखिरी बार अपने ढोल को कपड़े से ढक कर रखा और लोग चौपाल के नीचे सिकुड़े बैठ गए। गांव के ऊपर धुंध सा छा गया था, नीले और काले के बीच एक चुप रंग। सीमा की विदाई भले अगली सुबह थी, पर अरविंद का मन किसी अनजाने बोझ से भरा हुआ था। वो आखिरी बैलगाड़ी का बोझ और ये लगातार बरसती हुई रात। राम खिलावन ने अपनी गाड़ी की रस्सियां जांच लीं। भोलू और नंदू को बाड़े में रखा गया था, उनके लिए सूखी भूसी और आधी बाल्टी पानी। पर भोलू ने एकदम चुप्पी ओढ़ ली थी और नंदू बार बार बाहर की तरफ झांक रहा था, जैसे दोनों जानते हों अभी सफर पूरा नहीं हुआ। गाड़ी के लाल कपड़े भीग कर अब भूरे पड़ गए थे और छज्जे के मन के मिट्टी से चिपक कर थरथरा रहे थे। राम खिलावन ने गाड़ी के पास बैठते हुए खुद से कहा, पहियों को जितनी बारिश चाहिए थी मिल गई, अब बस घर तक पहुंच जाए। रात के बीच में बादल गरजे, पहली बार जोर से। लोगों ने छतों की दरारों में बाल्टियां रखीं ताकि पानी अंदर न जाए। कहीं कहीं से फूस की छत टपकने लगी। गांव की गलियां कीचड़ में बदल गईं और बटवृक्ष के नीचे से उठती मिट्टी की महक अब धुएं में बदल रही थी। किसी ने कहा, सुबह तक रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरा बोला, और बैलगाड़ी, वो तो कीचड़ में धंस जाएगी। राम खिलावन ने सिर्फ इतना कहा, भोलू रास्ता जानता है, जब तक वो देख रहा है हम पहुंच जाएंगे। भोर से ठीक पहले बारिश ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। सीमा की विदाई सुबह होनी थी, पर आसमान का इरादा कुछ और था। ढोल नहीं बजे, लोग चुप। सीमा बरामदे में खड़ी थी, चेहरा घूंघट में, पर आंखों में चिंता। अरविंद ने दरवाजे के बाहर झांका। पूरा रास्ता गीली मिट्टी में धंस गया था, दूर तक बस धुंध और टपकता पानी। राम खिलावन ने कमर पर धोती बांधी, सिर पर गमछा और बैलों को बाहर निकाला। नंदू ने जोर की फुंकार भरी, जैसे कह रहा हो,
चलो कोशिश करते हैं। भोलू ने गर्दन झुकाई। उसकी आंखों में वो स्थिर भरोसा था जो सिर्फ पुराने बैलों में होता है। अरविंद ने आगे बढ़कर गाड़ी का छज्जा ठीक किया। कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था, पर उसने उसे निकालने नहीं दिया। जो बरसात में भी टिक जाए वही तो सच्चा छज्जा है। रामखिलावन ने उसकी तरफ देखा। और जो गाड़ी में भीगने से न डरे वही सच्चा दूल्हा। बारात के कुछ लोग ही बचे थे अब। बाकी बारिश से बचने के लिए गांव में रुक गए थे। रास्ते में बस वही गाड़ी, 2 बैल, दूल्हा दुल्हन और 2 साथी। जैसे समय ने सबको परखा हो। अब देखो, परंपरा सिर्फ दिखावे से नहीं, धैर्य से चलती है। गाड़ी निकली। पहियों ने पहली ही घुमाव में आवाज दी। चक। कीचड़ में गहरे निशान छूटे। भोलू की सांस तेज थी। नंदू की चाल संभली हुई। रामखिलावन आगे से लगाम ढीली रखते हुए बस इतना बोलता रहा, धैर्य रखो बेटा, धरती जानती है कि तुम सच्चे हो। बारिश अब धारों में गिर रही थी। लालटेन बुझने को थी। अरविंद ने जल्दी से उसे दोनों हथेलियों से ढंक लिया, पर हवा ने भी जवाब दिया। एक झोंका आया, लौ कांपी और बुझ गई। अंधेरा गाढ़ा हो गया। गाड़ी में बस आवाजें रह गईं। पहिए की छपाक, बैलों की सांस और छज्जे पर बूंदों की टपक। सीमा ने धीरे से कहा, अब दिखता कुछ नहीं। अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी रास्ता आंख से नहीं, भरोसे से दिखता है। रामखिलावन ने पीछे सुना, मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा मालिक। बैल रास्ता नहीं देखते, जमीन की थरथराहट सुनते हैं। भोलू ने सिर जरा ऊपर उठाया। उसके कानों के पास कहीं पानी बहने की आवाज थी। रामखिलावन समझ गया, नाला पास है। वो जगह थी जहां रास्ता नीचे जाता था और पानी वहां से होकर गुजरता था। बरसात में वही जगह सबसे खतरनाक मानी जाती थी। गाड़ी वहां तक पहुंची तो मिट्टी बिल्कुल दलदल बन चुकी थी। पहिया आधा धंस गया। रामखिलावन कूदकर नीचे उतरा। पैर कीचड़ में गले तक धंसे। उसने दोनों हाथों से पहिया उठाने की कोशिश की, पर गाड़ी भारी थी। अरविंद ने बिना सोचे अपनी शेरवानी ऊपर की, पैर नीचे उतारे और उसके साथ पहिया पकड़ लिया। रामखिलावन बोला, रुको दूल्हे राजा, ये काम तुम्हारा नहीं। अरविंद हंसा, आज से ये भी मेरा काम है। सीमा ने अंदर से घूंघट थोड़ा उठाकर देखा। पानी की धार में उसका पति मिट्टी में ढंसा, पर मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर यही बरसात उसकी परीक्षा है तो मेरा आशीर्वाद भी यही है। भोलू ने अचानक जोर से पांव पटका। कीचड़ उछली, पहिया हल्का हुआ। रामखिलावन ने लगाम खींची। चल बेटा। पहिया घूम गया। गाड़ी की जंजीर चर्राई और गाड़ी हिलकर आगे सरक गई। पहला पहिया निकला, फिर दूसरा, और जैसे ही गाड़ी दलदल से निकली, आसमान की बिजली एक बार फिर चमकी। उस बिजली की रोशनी में एक पल के लिए सब कुछ दिख गया। भोलू के माथे पर चमकते पानी के कतरे, अरविंद का भीगा चेहरा, सीमा की आंखों में झिलमिलाती लौ और दूर बटवृक्ष की परछाई जो जैसे कह रही थी, ये चाल तुम्हारी आखिरी नहीं, यादगार होगी। गाड़ी फिर चल पड़ी, धीरे मगर पूरे भरोसे के साथ। बारिश अब भी थी, पर अब किसी को डर नहीं था। गांव तक पहुंचते पहुंचते भोर की पहली रेखा उग चुकी थी। आसमान हल्का नीला था और मिट्टी से भांप उठ रही थी। गाड़ी के पहिए कीचड़ से सने थे, पर घूम रहे थे। बैल थके हुए पर शांत। रामखिलावन ने उनके गले पर हाथ फेरा। शाबाश बेटा, अब बस थोड़ा और। अरविंद ने सीमा की तरफ देखा। देखो, लौ बुझी नहीं, बस अंदर चली गई है। सीमा मुस्कुराई। और बारिश, वो भी अब साथ चलने लगी है। गाड़ी गांव के मोड़ तक पहुंची। वहीं चौपाल के नीचे कुछ बच्चे खड़े थे। उनके हाथों में वही सीटी, वही हंसी। एक बच्चे ने कहा, बाबा बारात आ गई। दूसरे ने बोला, बैलगाड़ी जीत गई। ढोलिया ने भीगते ढोल को फिर से उठाया और हल्की थाप दी। ढम ढम। आवाज गीली थी, पर उसमें खुशी थी। लोगों ने दरवाजे खोले, हंसे, और एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बरसात ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने रास्ता साफ किया है। रामखिलावन ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब छौंट रहे थे। दूर पीपल की पत्तियां चमक रही थीं और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गाड़ी गांव के बीच पहुंची और सबने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ बारात की वापसी नहीं थी। यह उस पुराने दौर की आखिरी सांस थी जो बारिश में भी टिके रहना जानता था।
वो रात जिसने सबको भिगाया था अब सबको जोड़ गई थी, क्योंकि कभी कभी एक बारिश पूरे गांव का दिल धो देती है। सुबह की धूप बारिश के बाद की मिट्टी पर उतर रही थी। गांव की गलियां अब चमक रही थीं। जहां कल रात कीचड़ था, आज वहां भाप उठ रही थी। हवा में एक नई गंध थी, भीगी मिट्टी, सरसों के फूल और ताजे धुएं की मिलीजुली महक। लोग अपने अपने आंगन से बाहर निकले, कोई हाथ में झाड़ू लिए, कोई चाय की केतली लिए, और हर कोई एक ही बात कर रहा था, कल की रात जैसी अब कभी नहीं होगी। चौपाल पर कुछ बूढ़े पहले से बैठे थे। प्रधान ने हंसते हुए कहा, देखा, बैलगाड़ी ने ट्रैक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरा बोला, हाँ रे, मोटर तो कीचड़ में बैठ जाती, पर भोलू और नंदू ने जो किया वो गांव के किसी आदमी ने नहीं किया। तीसरा बोला, राम खिलावन तो जैसे बारिश का साथी है। सब हंसे। उनकी हंसी में वो राहत थी जो सिर्फ एक लंबी कठिन रात के बाद मिलती है। राम खिलावन चौपाल पर आया। पैर अब भी मिट्टी से सने थे। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि गर्व था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अगर बैल बोल सकते तो कहते, बरसात ने हमें धोया नहीं, चमकाया है। सब हंस पड़े, पर आंखें नम थीं। भोलू और नंदू पास खड़े थे, गर्दनें नीचे, मगर आंखों में शांति। किसी बच्चे ने आगे बढ़कर उनके माथे पर फूल रख दिए। राम खिलावन बोला, इन दोनों को आज की बारात का दूल्हा समझो। इसी बीच दूल्हा अरविंद और सीमा भी आए। अरविंद के कपड़े सूख चुके थे, पर मिट्टी के निशान अब भी दिख रहे थे। गांव वालों ने देखा, उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई परीक्षा पास की हो। सीमा उसके साथ खड़ी थी, चेहरे पर घूंघट का आधा साया और आंखों में वही हल्की मुस्कान जिसमें बारिश, भरोसा और अपनापन तीनों थे। प्रधान ने कहा, बेटा, तू तो इस गांव की इज्जत बन गया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इज्जत तो गांव ने खुद बना ली, मैं तो बस भीग गया था। किसी ने जोड़ दिया, और भीगने से ही तो मिट्टी की खुशबू आती है। सब फिर हंस दिए, पर इस बार हंसी में मजाक नहीं, अपनापन था। दोपहर तक गांव के बच्चे गली गली घूम रहे थे। हर जगह वही चर्चा थी। बैलगाड़ी नहीं फंसी, भोलू ने कीचड़ में पांव जमाए रखे, नंदू ने पानी में फुंकार मारी तो गाड़ी निकली, और सबसे छोटे बच्चे ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी शादी भी बैलगाड़ी से होगी। लोगों ने खिलखिलाकर उसे देखा, पर किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि अब बैलगाड़ी फिर से गौरव बन चुकी थी। उस दिन शाम को राम खिलावन ने अपनी झोपड़ी के बाहर गाड़ी धोई। लकड़ी अब भीगी थी, पर चमक रही थी। मनके फिर से साफ किए गए। लाल कपड़ा सुखाने के लिए टांग दिया गया। भोलू और नंदू को सूखी घास दी गई, और राम खिलावन ने उनके गले पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, आज तुम दोनों ने गांव को सिखा दिया कि भरोसा क्या होता है। भोलू ने जैसे जवाब दिया, उसने सिर हिलाया, और नंदू ने जोर से सांस छोड़ी। हवा में फिर वही मिट्टी की गर्म गंध भर गई। उसी समय अरविंद वहां पहुंचा। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा लाल थैला। उसने कहा, राम खिलावन चाचा, ये आपकी मेहनत का तोहफा है। राम खिलावन ने थैला खोला। अंदर से पुराना चमड़े का एक घंटा निकला। उस पर पीतल की चमक थी, और किनारे पर लिखा था, बारिश की चाल। अरविंद बोला, इसे भोलू के गले में बांध दीजिए, जब भी बजेगा गांव को याद आएगा। कभी कोई रास्ता कीचड़ से नहीं रुकता। राम खिलावन की आंखें भर आईं। उसने वो घंटा उठाया, भोलू के गले में बांधा, और जैसे ही हवा चली, घंटे ने वही मीठी आवाज दी, टुन टुन। वही आवाज जो कल रात बारिश में मनकों से आती थी। सीमा पास खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब जब भी बारिश होगी ये घंटा बोलेगा। राम खिलावन बोला, हाँ बेटी, और जब तक यह बजेगा गांव को याद रहेगा कि बैलगाड़ी सिर्फ सवारी नहीं थी, एक कहानी थी। शाम ढली, और गांव के बच्चे फिर उसी बटवृक्ष के नीचे पहुंचे। किसी ने मिट्टी में उंगली से एक गोला बनाया, बीच में बिंदु। दूसरे ने कहा, यह बारिश की बूंद है। तीसरे ने उस पर एक रेखा खींच दी, और यह रास्ता। बड़े लोग दूर से देख रहे थे। बारिश ने जैसे बच्चों को भी अपना सबक दे दिया था। रास्ते मिट सकते हैं, पर चलने की इच्छा नहीं। रात होते होते चौपाल पर फिर लालटेन जली। कल जो बुझी थी, आज उसकी लौ और स्थिर थी। बुजुर्ग बोले, देखो, बारिश ने मिट्टी तो गीली की, पर मन को सख्त कर गई। किसी ने कहा,
आज की रात को हम गांव का त्योहार मानेंगे। सबने तय किया, हर साल जब पहली बारिश होगी तो चौपाल पर बैलगाड़ी की रात मनाई जाएगी। ढोल बजेगा, गाड़ी निकलेगी, बच्चे पीछे दौड़ेंगे और सब कहेंगे बरसात आई, यादें लौटी। दूर खेतों में अब भी पानी के छोटे छोटे पोखर चमक रहे थे। उनमें बैलगाड़ी के पहिए के निशान दिख रहे थे, गहरे लेकिन सुंदर। कोई नहीं चाहता था कि वे निशान मिटें, क्योंकि उन्हीं में उस रात की कहानी छिपी थी। उस रात जब अरविंद अपनी नई दुल्हन के साथ चौपाल के पास से गुजरा तो उसने ठहर कर उस घंटी की ओर देखा जो हवा में बज रही थी। टुन टुन, सीमा ने धीरे से पूछा। अब यह आवाज कहाँ जाएगी? अरविंद ने कहा, जहां भी लोग भूल जाएं कि धैर्य क्या होता है, वहां तक ये घंटी पहुंचेगी। आसमान में आधा चांद था, हवा में हल्की नमी और गांव की हर खिड़की में लालटेन की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे हर घर कह रहा हो, बारिश आई थी पर चली नहीं, वो यहीं रह गई है, हमारे दिलों में, हमारी मिट्टी में, हमारी चाल में। वो रात सिर्फ बैलगाड़ी की नहीं, गांव की आत्मा की जीत थी। जिस मिट्टी से बारात चली थी वहीं उसने सबका दिल सींच दिया था। और अगले दिन जब सूरज पूरी तरह निकला, लोगों ने देखा गली के मोड़ पर वही पुरानी बैलगाड़ी धूप में चमक रही थी और उसके पहिए अब भी घूम रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कह रहे हों, रास्ते बदल सकते हैं पर जो मिट्टी सिखाती है वो कभी नहीं भूलती। बरसात को गुजरे 3 दिन हो चुके थे। आसमान अब साफ था पर मिट्टी अब भी गीली थी। वो गीलापन जो खेतों को जिंदा रखता है और दिलों में यादें टिकाए रखता है। गांव के हर कोने में अब भी उस रात की बातें चल रही थीं। भोलू ने कैसे पहिया निकाला, नंदू ने कैसे पांव जमाए रखे और दूल्हा तो खुद उतर गया कीचड़ में। हर किसी के पास अपनी कहानी थी पर सबका अंत एक ही था, वो रात भुलाई नहीं जाएगी। प्रधान ने चौपाल पर ऐलान किया, इस साल से हर पहली बरसात के बाद हम बैलगाड़ी दिवस मनाएंगे। बच्चे मिट्टी की गाड़ी बनाएंगे और बड़े लोग उन्हें बताएंगे कि ये पहिए सिर्फ लकड़ी के नहीं, भरोसे के होते हैं। सबने ताली बजाई और एक बूढ़े ने कहा, आज से गांव फिर से अपने पुराने कदमों की आवाज सुनेगा। राम खिलावन के आंगन में अब रोज बच्चे जमा होते। वो मिट्टी की छोटी छोटी बैलगाड़ियां बनाते, लकड़ी की डंडियों को पहिया बनाते और जब गाड़ी चलती तो आवाज लगाते, भोलू चल पड़ा, नंदू संभल जा। राम खिलावन उन्हें देखता और मुस्कुरा देता, याद रखना बच्चों, गाड़ी की ताकत बैलों में नहीं होती, उनके साथ चलने की नीयत में होती है। बच्चे समझ न पाते पर उस वाक्य की गर्मी उनके मन में बस जाती। अरविंद ने अब अपने घर के सामने नई लालटेन टांग दी थी। हर शाम उसे जलाता और कहता, ये लौ उस रात की है जब सब भीग गए थे पर कोई बुझा नहीं था। सीमा आंगन में मिट्टी का दिया रखती और बोलती, और ये दिया उस बारिश का है जिसने परंपरा को धोकर नया कर दिया। दोनों के घर से निकलती रोशनी अब गांव की शाम का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन प्रधान ने अरविंद से कहा, बेटा, तू अब गांव के स्कूल में बच्चों को सिखा कि परंपरा बोझ नहीं, पहचान होती है। अरविंद ने हामी भरी। अगले दिन वह स्कूल गया। बच्चे मैदान में बैठे थे, किसी के हाथ में मिट्टी, किसी के हाथ में लकड़ी। अरविंद ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, यह वही मिट्टी है जो बारिश में भी डटी रहती है। अगर तुम इसे गिरा दोगे तो बिखर जाएगी, अगर दबाओगे तो आकार ले लेगी। जिंदगी भी ऐसी ही है, दबाव में ही पहचान बनती है। बच्चे सुनते रहे। किसी ने पूछा, सर, क्या आप सच में कीचड़ में उतरे थे? अरविंद मुस्कुराया, हां, और वहीं समझ आया कि सच्ची चाल वही है जो रुकती नहीं। क्लास में सन्नाटा था पर हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। दूसरी तरफ राम खिलावन ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी की लकड़ी से नई गाड़ी बनाना शुरू किया। वो कहता, अब ये गाड़ी सिर्फ सामान नहीं, यादें ढोएगी। भोलू और नंदू पास खड़े रहते, मानो देख रहे हों कि उनका इतिहास दोबारा बन रहा है। जब नई गाड़ी बनी तो उसने पहियों पर हल्दी लगाई, फिर घी की धार डाली और बोला, अब जो भी इस गाड़ी पर बैठेगा उसका रास्ता साफ रहेगा, क्योंकि ये लकड़ी बारिश से नहीं, धैर्य से भीगी है। गांव की औरतें शाम को जब कुएं पर पानी भरने जाती तो वही बात दोहराती। वो रात ने सबको जोड़ दिया था। किसी ने कहा, हम तो सोचते थे बैलगाड़ी अब पुरानी हो गई। दूसरी ने जवाब दिया,
पुराना वही होता है जो याद ना रहे। बैलगाड़ी तो अब भी नई है, क्योंकि उसने सबको याद दिला दिया कि साथ चलना क्या होता है। और फिर हंसी के बीच एक बूढ़ी बोली, अब अगर कभी शादी होगी तो मैं कहूंगी गाड़ी ही जाएगी, कार नहीं। सब ठठाकर हंसी। शाम को गांव के बच्चे चौपाल पर लालटेन जलाते। बूढ़े लोग बैठे बैठे पुरानी कहानियां सुनाते। किसकी बारात कैसे निकली थी, किस रास्ते से। किसी ने कहा, मेरा दूल्हा भी बैलगाड़ी में गया था। दूसरी ने जोड़ा, मेरा भाई की बारात में भी ढोल ऐसा ही बजा था। फिर कोई चुप रह गया और बोला, पर ऐसी बारिश फिर कभी नहीं आई। सबने एक साथ कहा, शायद वो बारिश किसी और मौसम की नहीं, उस रात के इरादे की थी। धीरे धीरे गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता तो उसके घर के आंगन में मिट्टी की छोटी बैलगाड़ी रखी जाती। उस पर एक लाल धागा और एक पीतल की छोटी घंटी बांधी जाती, भोलू की याद में। लोग कहते, ये बच्चे के लिए सौभाग्य है, ताकि वो चलना कभी न भूले और ठहरना भी सीख जाए। कई हफ्ते बीत गए। गांव अब और हरा हो गया था। सरसों के फूल फिर लहराने लगे और खेतों की मिट्टी पर हल्के पहिए के निशान फिर दिखने लगे। इस बार राम खिलावन की नई गाड़ी के। हर सुबह जब वो निकलता तो उसकी घंटी की आवाज दूर तक जाती, टुन टुन। लोग अपने काम छोड़कर सुनते। किसी को वो आशा लगती, किसी को किसी पुराने वादे की याद। अरविंद ने स्कूल के दरवाजे के ऊपर लिखा, रास्ते वहीं पुराने रहेंगे, बस चाल सच्ची होनी चाहिए। और सीमा ने अपने घर की दीवार पर लिखा, जो भी भीगे बिना डर के चलता है वही रास्ता बदल देता है। दोनों ने यह पंक्तियां उस रात की याद में लिखी जब मिट्टी, बारिश, बैल और इंसान सब एक ही लय में चल रहे थे। रात को जब पूरा गांव सो जाता तो हवा में एक ही धुन गूंजती, घंटी की टुन और दूर कहीं भोलू की धीमी सांस। लोग कहते, यह आवाज नहीं, गांव की चाल है जो अब हर दिल में बस गई है। क्योंकि उस रात के बाद कोई भी रास्ता पुराना नहीं रहा। हर रास्ता अब कहता था, अगर दिल में भरोसा है तो मिट्टी भी पुल बन जाती है। और इस तरह वो बरसात जो एक बार डर बनकर आई थी, अब हर साल त्योहार बनकर लौटने लगी। बच्चे दौड़ते, बूढ़े हंसते, ढोलियां फिर वहीं भीगा हुआ ढोल बजाता और हर कोई कहता, आ गई फिर बैलगाड़ी की बारिश। एक साल बीत गया था। गांव की मिट्टी अब सूख चुकी थी, फिर भी उसमें उस रात की खुशबू अब तक बसी थी। वो मिट्टी की, बारिश की और भरोसे की। हर कोई उस रात को याद करता था जब बैलगाड़ी ने कीचड़ से रास्ता निकाला था। और अब उसी दिन का इंतजार था, पहला बैलगाड़ी दिवस। सुबह से ही चौपाल सजी थी। पीपल के नीचे लाल झंडे बंधे थे, गेंदे की मालाएं दरवाजों पर लटक रही थीं। हर घर के सामने दिया जलाया गया था और बच्चों ने अपने छोटे छोटे मिट्टी के पहिए रंगे थे। गांव में एक अलग सी चहल पहल थी, जैसे बरसात आने से पहले आसमान का मन भी हरा हो गया हो। राम खिलावन अपनी नई गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी अब पहले से बड़ी थी, लकड़ी पर नए मनके और दोनों बैलों के गले में एक एक पीतल की चमकती घंटी। भोलू और नंदू बूढ़े हो गए थे, पर जब भी गाड़ी के पास कोई आता, दोनों गर्दन उठाकर देखते, जैसे कह रहे हों, हाँ हम तैयार हैं। राम खिलावन ने उनके माथे पर पानी छिड़का, फिर धीरे से बोला, आज कोई कीचड़ नहीं, आज बस याद है। अरविंद और सीमा अब गांव के बीच वाले घर में रहते थे। उनकी खिड़की से चौपाल साफ दिखती थी। सीमा ने हाथ में थाली ली, उसमें हल्दी, फूल और एक मिट्टी का दीपक रखा। उसने कहा, आज की पूजा उस रात की नहीं, उस भरोसे की है। अरविंद ने सिर हिलाया, और इस बार हम सब मिलकर चलेंगे, कोई अकेला नहीं। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। ढोलिये ने ढोल पर हाथ मारा। ढम ढम। पहली थाप के साथ गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों ने मिट्टी की गाड़ियां लाई थीं, किसी ने लकड़ी की, किसी ने टोकरी की गाड़ी बनाई। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, अब हर बच्चा अपनी मिट्टी खुद चलाएगा। सबने ताली बजाई और हवा में हंसी घुल गई। राम खिलावन ने नई गाड़ी के पहियों पर हल्दी लगाई, फिर कहा, जिसने गाड़ी चलाई वो भी याद रखे कि रास्ता हमेशा मिट्टी का होता है, पर चाल दिल की। भोलू और नंदू के गले की घंटियां बजीं, टुन टुन। लोगों ने जैसे उस आवाज में अपनी यादें सुन लीं। ढोलिया ने फिर ताल पकड़ी और जुलूस निकला। हर बच्चा अपनी गाड़ी खींच रहा था।
बड़े लोग पीछे से सुर में गुनगुना रहे थे। आसमान साफ था, पर हवा में कुछ अलग था, थोड़ी ठंडक, थोड़ी नमी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। लगता है बारिश फिर आने वाली है। अरविंद बोला, आए तो अच्छा है, उसे भी तो अपना त्योहार मनाने का हक है। जैसे ही जुलूस खेतों के रास्ते पहुंचा, पहली बूंद गिरी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले साल गिरी थी। किसी ने कहा, ओह नहीं, पर तुरंत ही बच्चों ने ताली बजाई। बारिश आई, बैलगाड़ी दिवस पूरा हुआ। किसी ने छाता खोला, किसी ने उसे बंद ही रहने दिया, क्योंकि इस बार डर नहीं था। हर कोई उस बूंद को अपने माथे पर महसूस करना चाहता था। भोलू ने गर्दन ऊपर उठाई, नंदू ने अपने सींग हिलाए और घंटी फिर से बजी। टुन टुन। ढोलिया अब बिना डर के ढोल बजा रहा था। उसके गीले ढोल की थाप पहले से भी मीठी थी। लोग झूम रहे थे, बच्चे मिट्टी में पांव रखे हंस रहे थे। कोई नहीं भागा, कोई नहीं छिपा। सबने मिलकर उस बारिश को स्वीकार किया, जैसे किसी पुराने दोस्त को फिर से देखा हो। राम खिलावन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। तू फिर आ गया, पर इस बार हमें डराने नहीं, हमें याद दिलाने। उसने भोलू के कान के पास जाकर फुसफुसाया, अब हम बूढ़े हो गए हैं बेटा, पर जब भी तू घंटी बजाएगा लोग जानेंगे चलना बंद नहीं हुआ। भोलू ने हल्का सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी, जिसमें मिट्टी, बरसात और वक्त तीनों की गंध थी। अरविंद और सीमा बच्चों के बीच खड़े थे। सीमा ने कहा, देखो सब भीग रहे हैं, पर किसी को डर नहीं लग रहा। अरविंद मुस्कुराया, क्योंकि अब बारिश कोई परीक्षा नहीं, वो तो एक दोस्त बन चुकी है। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मिट्टी की छोटी गाड़ी थी, जो पूरी भीग चुकी थी। वो रोने ही वाला था कि राम खिलावन ने उसे रोक लिया। क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? बच्चा बोला, मेरी गाड़ी टूट गई। राम खिलावन झुक गया, गाड़ी उठाई, फिर मुस्कुराया। टूटी नहीं, पूरी हुई है, क्योंकि जो मिट्टी से बनी हो उसे फिर से मिट्टी में मिलना ही उसका सम्मान है। बच्चा चुप हो गया और उसने वही मिट्टी अपने हाथों से गालों पर लगा ली। लोगों ने ताली बजाई। वो पल जैसे त्योहार का सबसे सच्चा क्षण बन गया। धीरे धीरे बारिश बढ़ी। लोग घरों की तरफ लौटने लगे, पर किसी ने लालटेन बुझाई नहीं। हर घर की देहरी पर एक दिया जल रहा था और बारिश की बूंदें उस पर गिरकर फुसफुसा रही थीं। हम दोबारा आएंगे। प्रधान ने आसमान की ओर देखा। हाँ, आना, हर साल आना, क्योंकि अब गांव तुम्हें डर नहीं कहेगा। तुम अब हमारी बरसाती याद हो। उस रात भोलू और नंदू को चौपाल के पास बांधा गया। उनकी घंटियां हवा में हिलती रहीं और हर टुन में ऐसा लगता जैसे गांव का दिल धड़क रहा हो। दूर पीपल की पत्तियां भीग रही थीं और किसी बच्चे ने अपनी खिड़की के पास लिखा, बारिश फिर आई है, पर अब हम सब तैयार हैं। राम खिलावन ने धीरे से गाड़ी के पहिए पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें धड़कन थी। उसने आंखें बंद कीं और कहा, कभी कभी रास्ते खत्म नहीं होते, बस बरसात में धीमे हो जाते हैं। गांव सो गया, पर उस रात फिर से वही आवाज गूंजी। ढोल की धीमी थाप, घंटियों की टुन और मिट्टी की खुशबू में छिपा एक वादा कि जब भी बारिश आएगी बैलगाड़ी फिर चलेगी। समय बीतता गया। जैसे बारिश की बूंदें मिट्टी में उतर जाती हैं, वैसे ही वो रात भी गांव के दिलों में उतर चुकी थी। 5 बरस हो गए थे उस बरसात को, पर आज भी जब कभी आसमान में बादल छाते तो लोगों की मुस्कान पहले से बड़ी हो जाती, क्योंकि अब बारिश का मतलब डर नहीं था, वो याद थी, अपनापन था और एक यकीन कि गांव अब भी चलता है। भोलू और नंदू अब बूढ़े हो चुके थे। भोलू की चाल धीमी पड़ गई थी, नंदू के सींगों की चमक फीकी, पर दोनों की आंखों में अब भी वही शांति थी, जैसे उन्हें पता हो कि उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर दी है। राम खिलावन भी अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। कमर झुक गई थी, पर आवाज अब भी साफ थी। हर सुबह वो चौपाल तक टहलते हुए आता, बैलगाड़ी के पास बैठता और घंटी को धीरे से बजाता। टुन, वही आवाज जो उसे याद दिलाती थी कि वो सिर्फ गाड़ी नहीं, एक कहानी छोड़कर जा रहा है। गांव भी बदल गया था। अब कुछ घरों में बिजली आ चुकी थी, कहीं कहीं ट्रैक्टर की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। पर जब कोई ट्रैक्टर चौपाल के पास से गुजरता तो लोग कहते, ध्यान से जाना,
यहां भोलू का रास्ता है। और चालक बिना बोले गति धीमी कर देता, क्योंकि गांव में अब भी एक अदृश्य आदर था उस गाड़ी के लिए, जो कभी कीचड़ में ढंसी थी और सबको सिखाकर निकली थी। एक दिन सुबह की हल्की धूप में रामखिलावन चौपाल पहुंचा। वहां अरविंद खड़ा था। अब उसके बालों में हल्की सफेदी थी। उसके पास बच्चे थे जो स्कूल की वर्दी में हंस रहे थे। अरविंद ने कहा, चाचा, आज स्कूल में गांव की विरासत पर कार्यक्रम है। रामखिलावन मुस्कुराया, तो फिर गाड़ी को भी बुला लो, क्योंकि यह गांव की सबसे पुरानी विरासत है। बच्चे चिल्लाए, हाँ, गाड़ी को चौपाल में रखेंगे। सबने मिलकर गाड़ी को खींचा। भोलू और नंदू धीरे धीरे साथ चले, मानो अपनी आखिरी यात्रा का हिस्सा बन रहे हों। चौपाल के बीच में जगह बनाई गई, वहीं जहां सालों पहले पहली बार ढोल बजे थे। गाड़ी वहां रख दी गई। लाल कपड़े को धोकर फिर बांधा गया, मनकों को चमकाया गया और पीतल की घंटियां फिर से बजीं, टुन टुन। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। प्रधान बोला, अब ये गाड़ी यहां रहेगी, हर बच्चे को याद दिलाने के लिए कि धैर्य की चाल सबसे सच्ची होती है। रामखिलावन ने आगे बढ़कर गाड़ी पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बहे। ये गाड़ी अब चलेगी नहीं, पर बोलेगी जरूर। जब भी कोई इसे देखेगा, उसे याद आएगा कि कोई रास्ता रुकता नहीं। भोलू और नंदू पास ही खड़े थे। भोलू ने धीरे से जमीन पर घुटना टेका, जैसे किसी पुराने साथी को सलाम कर रहा हो। नंदू ने अपना सिर रामखिलावन की बांह से सटा दिया। लोग चुप हो गए। किसी ने कहा, देखो, इन्हें भी पता चल गया कि सफर पूरा हो गया। रामखिलावन ने बस इतना कहा, सफर कभी पूरा नहीं होता बेटा, बस चाल किसी और को सौंपनी पड़ती है। शाम तक गांव में फिर हलचल हुई। बच्चों ने गाड़ी के चारों ओर फूल बिखेर दिए और ढोलिया ने बिना किसी आयोजन के धीरे से ढोल बजाया, धीमी कोमल ताल में, जैसे यादों का संगीत हो। गांव की औरतें भी आईं। किसी ने आरती उतारी, किसी ने गाड़ी के नीचे मिट्टी छुई और माथे पर लगाई। वो मिट्टी अब पवित्र कहलाने लगी थी। सीमा ने बच्चों को पुकारा, बेटा, अब इस गाड़ी की रखवाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बच्ची ने पूछा, माँ, ये चलती नहीं अब? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलती है, पर रास्ते पर नहीं, लोगों के दिलों में। बच्ची ने गाड़ी के पहिए को हाथ लगाया और बोली, फिर मैं रोज इसे साफ करूंगी। रात में हवा फिर हल्की ठंडी हो गई। दूर आसमान में एक पतली सी बादल की लकीर दिखी। रामखिलावन चौपाल के पास बैठा था। गाड़ी की घंटी उसके ठीक ऊपर थी। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलू, नंदू, अगर बारिश फिर आई तो डरना मत, अब सब तैयार हैं। उसी समय हवा चली, घंटी हिली, टुन, और उसी पल बारिश की पहली बूंद गिरी। सिर्फ एक, पर इतनी सच्ची कि सबने सुन ली। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। किसी ने कहा, फिर वही बूंद। दूसरा बोला, हाँ, वही जो हर साल लौटती है। चौपाल की लालटेन की लौ हिली, पर बुझी नहीं। रामखिलावन मुस्कुराया, देखो, अब यह बारिश भी हमारी है। अगले दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने विरासत दिवस मनाया। दीवार पर लिखा था, धीरे चलना भी जीत हो सकता है, और उसके नीचे बच्चों ने अपनी मिट्टी की गाड़ियां रखी। हर गाड़ी अलग थी, पर सबकी मिट्टी एक जैसी। जब हवा चली तो चौपाल से आती घंटी की आवाज धीरे धीरे स्कूल तक पहुंची। टुन टुन। बच्चे हंस पड़े। कोई बोला, भोलू बोल रहा है। कोई बोला, नंदू ने हाँ कहा। शाम को जब सूरज डूबा तो पूरी चौपाल सुनहरी हो गई। गाड़ी उस रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की मूर्ति हो। लोगों ने कहा, अब इसे यहीं रखेंगे, ताकि हर बरसात में यह हमें याद दिलाए कि भरोसा कभी पुराना नहीं होता। रामखिलावन ने आखिरी बार गाड़ी को देखा। उसके होंठ हिले। अब तू मेरी नहीं, गांव की है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में वही परिचित धुन सुनाई दी। ढोल की हल्की थाप, घंटियों की टुन और मिट्टी की गंध में छिपी वो पुरानी बरसात। गांव के बच्चे चौपाल से लौटते वक्त आसमान की ओर देखते हुए बोले, बारिश फिर आएगी ना? अरविंद ने जवाब दिया, हाँ, पर अब वो हमें डराने नहीं, चलना सिखाने आएगी। रात गहरी थी, पर चौपाल की लालटेन अब भी जल रही थी, शांत, स्थिर और उसी लय में जो भोलू की चाल जैसी थी। कभी कभी हवा आती और घंटी हिलती, टुन। लोगों के दिल में वही एक भावना जगती कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस गांव की आवाज बन जाती हैं,
बरसों बीत चुके थे। वो बच्चे जो चौपाल के चारों ओर मिट्टी की बैलगाड़ियां बनाते थे, अब जवान हो गए थे। किसी ने खेती संभाली, किसी ने दुकान खोली और कुछ शहर भी चले गए। पर जहां भी गए उनके मन में वही घंटी की आवाज गूंजती रही, टुन टुन। भोलू की, नंदू की और उस बरसाती रात की जो गांव की पहचान बन गई थी। गांव भी अब बदल चुका था। पक्की सड़कें बन गई थीं, घर ईंटों के हो गए और चौपाल के आसपास बिजली की लाइटें लग चुकी थीं। पर फिर भी हर घर की दीवार पर मिट्टी की एक निशानी थी, कहीं गाड़ी की आकृति, कहीं घंटी का छोटा चिन्ह, कहीं दिए की लौ जो उस रात से जलती आ रही थी। प्रधान अब बूढ़े हो गए थे, पर उनका पोता रवि, जो बचपन में मिट्टी की गाड़ी बनाता था, अब गांव के स्कूल में अध्यापक बन गया था। उसके मन में एक ख्याल पल रहा था, क्यों न चौपाल को ऐसा बनाया जाए जहां गांव की मिट्टी खुद अपनी कहानी सुनाए। वो अक्सर शाम को चौपाल पर बैठता, गाड़ी को देखता और धीरे से कहता, अब वक्त है इसे सबको दिखाने का। एक दिन रवि ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सब चौपाल पर जमा हुए। रवि ने कहा, हम इस जगह को मिट्टी संग्रहालय बनाएंगे, जहां ये गाड़ी, ये घंटियां और यह मिट्टी हमारी पहचान बनकर रहेगी। लोगों ने पहले चुप्पी साधी, फिर किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो बढ़िया बात है। दूसरे ने जोड़ा, हाँ, हमारे बच्चे तो अब फोन में रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि बैलगाड़ी कैसी होती थी। रवि मुस्कुराया, अब वो जानेंगे और गर्व भी करेंगे। फिर काम शुरू हुआ। चौपाल को नया रूप दिया गया, दीवारें साफ की गईं और बीच में वही पुरानी बैलगाड़ी रखी गई, अब लकड़ी की जगह शीशे के घेरे में, ताकि उसे छुआ ना जा सके पर महसूस किया जा सके। उसके पास एक बोर्ड लगाया गया, बैलगाड़ी से बारात, उस रात की कहानी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, धीरे चलना भी जीत हो सकता है। लोगों ने अपने घरों से पुरानी चीजें दान में दी। किसी ने पुराने ढोल का टुकड़ा दिया, किसी ने पीतल की घंटी, किसी ने मिट्टी का दिया और किसी ने लाल कपड़े का टुकड़ा जो कभी गाड़ी के छज्जे पर बंधा था। सीमा अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर जब उसने वो लाल कपड़ा देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, ये वही है ना जो मेरी विदाई में था। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ दादी, अब ये सबकी विदाई और सबका स्वागत बनेगा। संग्रहालय के उद्घाटन के दिन आसमान एकदम नीला था। दूर दूर से लोग आए, यहां तक कि पड़ोसी गांवों से भी। कोई कहता, हमने तो इस गाड़ी के बारे में सुना था, तो कोई कहता, अरे यही वो भोलू की गाड़ी है। बच्चे उंगलियां शीशे पर रखकर देखते, इसमें ही दुल्हा गया था। सीमा मुस्कुराती, हाँ बेटा, इसी में, और बारिश भी इसी के ऊपर गिरी थी। सबके चेहरे पर एक सन्नाटा और गर्व दोनों एक साथ थे। फिर रवि ने सबको संबोधित किया। उसने कहा, यह गाड़ी अब सिर्फ लकड़ी की नहीं रही, यह हमारी मिट्टी की आत्मा है। इसने हमें सिखाया कि जब सब थम जाए तब भी विश्वास चलता रहे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में वो रात झलक रही थी। ढोलिया, जो अब बूढ़ा हो चुका था, धीरे से उठा और बोला, बिना थाप के ढोल बेकार होता है और बिना याद के गांव। फिर उसने ढोल पर एक हल्की थाप दी। ढम। आवाज छोटी थी पर पूरे चौपाल में गूंज गई। लोगों ने ताली बजाई। उसी समय हवा चली, घंटियां हिलने लगीं। टुन टुन। सबने ऊपर देखा। आसमान पर हल्के बादल थे। किसी बच्चे ने कहा, बारिश आने वाली है। रवि मुस्कुराया, तो आ जाने दो, इस बार हम सब तैयार हैं। पहली बूंद गिरी। ठीक उसी बैलगाड़ी के शीशे पर एक निशान बना और शीशे के पार गाड़ी की लकड़ी उस बूंद के नीचे चमक उठी। सीमा की आंखें नम हो गईं। देखो, भोलू फिर आया है। लोगों ने कहा, हाँ, अब वो बारिश नहीं, आशीर्वाद है। बारिश धीरे धीरे बढ़ी। लोगों ने संग्रहालय की छत के नीचे जगह ली, पर कोई घर नहीं भागा। हर कोई उस आवाज का इंतजार कर रहा था। और हाँ, वो आवाज आई, गांव की हवा में, चौपाल की दीवारों से टकराती हुई। टुन टुन। वो घंटी अब भी बोल रही थी। रवि ने धीरे से कहा, जब तक यह बजेगी गांव जिंदा रहेगा। सीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और जब यह बंद हो जाएगी, रवि बोला, तो कोई बच्चा फिर से इसे चलाने की वजह ढूंढ लेगा। दोनों मुस्कुरा दिए। शाम तक बारिश थम गई। धरती फिर भीग गई थी।
आसमान पर इंद्रधनुष था और संग्रहालय की दीवार पर सूरज की किरण पड़ रही थी। वहां जहां लिखा था, धीरे चलना भी जीत हो सकता है। लोग जाने लगे, पर चौपाल में अब एक नई पीढ़ी थी जो मोबाइल से तस्वीरें नहीं, यादें रिकॉर्ड कर रही थी। हर बच्चा उस घंटी की आवाज सुनता और अपने भीतर कुछ महसूस करता, जैसे कहीं गहराई में भोलू की चाल फिर से शुरू हो गई हो। रात में जब सब घर लौटे तो चौपाल पर बस गाड़ी थी, घंटी थी और हवा। और उसी हवा में फिर से गूंजा वो वाक्य जो सालों पहले राम खिलावन ने कहा था, कभी कभी रास्ते खत्म नहीं होते, बस बरसात में धीमे हो जाते हैं। गांव की रोशनी में गाड़ी के शीशे पर चांद झलक रहा था। लोग कहते हैं, उस रात किसी ने चौपाल के पास से गुजरते हुए एक धीमी घंटी की आवाज सुनी, टुन टुन, और मिट्टी से उठती वो गंध जिसमें अब न बारिश थी न डर, बस अपनी कहानी थी। कुछ सालों बाद मिट्टी संग्रहालय अब सिर्फ गांव की चौपाल तक सीमित नहीं रहा। अब उसकी चर्चा आसपास के जिलों में, फिर अखबारों में और आखिरकार शहरों तक पहुंच गई थी। लोग हैरान थे। एक छोटा सा गांव जहां अब भी बैलगाड़ी, घंटियां और मिट्टी की गंध जिंदा है, जहां लोग बारिश से डरने के बजाय उसका त्योहार मनाते हैं। ऐसी जगह तो अब कहानी लगती थी, पर वो थी बहुत सच्ची। एक दिन सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर 3 गाड़ियां रुकीं। उनसे कुछ शहर के लोग उतरे, कंधे पर कैमरे, गले में पहचान पत्र और आंखों में जिज्ञासा। उनमें एक महिला पत्रकार थी, नीला। उसने मिट्टी पर कदम रखते ही कहा, यह वही गांव है जहां लोग बारिश को आशीर्वाद कहते हैं। पास खड़े रवि ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। हाँ मैडम, यहां बारिश डर नहीं लाती, वो सबको एक साथ बैठा देती है। गांव के बच्चे दौड़ कर आए। नीला ने उनमें से एक से पूछा, तुम जानते हो यह बैलगाड़ी किसकी है? बच्चे ने बिना सोचे जवाब दिया, हमारी है। नीला हंस पड़ी। मतलब ये सबकी है। हमारे दादाजी कहते हैं, जिसने इस गाड़ी को देखा वो थोड़ा और धैर्य वाला बन गया। बच्चे की बात सुनकर कैमरा लिए व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग रोक दी। शायद कहानी यहीं पूरी हो गई थी। रवि ने सबको संग्रहालय के अंदर ले गया। भीतर वही पुरानी गाड़ी शीशे में रखी थी। लाल कपड़ा अब थोड़ा फीका, पर मन के अब भी चमकते थे। घंटियां जब हवा से हिलती तो वहीं आवाज आती, टुन टुन। नीला कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, ये आवाज जैसे किसी पुराने किस्से की धड़कन हो। रवि बोला, ये किस्सा नहीं, हमारी पहचान है। दीवार पर तस्वीरें टंगी थीं, उस रात की जब बारिश हुई थी, जब दूल्हा गाड़ी में भीगते हुए गया था, जब भोलू ने कीचड़ में पांव जमाया था और जब गाड़ी निकलते ही लोगों ने कहा था, अब डर खत्म। नीला उन तस्वीरों के नीचे झुककर बोली, कभी सोचा नहीं था कि एक बारात किसी गांव का इतिहास लिख सकती है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, बारात नहीं लिखी थी बारिश ने। बाहर बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। किसी ने छोटी गाड़ी बनाई, किसी ने पहिया घुमाया और घंटी की आवाज की नकल करते हुए कहा, टुन टुन, चल भोलू। नीला ने कैमरे से वो पल कैद किया और बोली, ये तो किसी फिल्म का दृश्य लगता है। रवि ने कहा, नहीं, ये तो हर दिन का सच है। शाम होते होते शहर के लोग पूरे गांव में घूम चुके थे। किसी ने सरसों के खेत की तस्वीर ली, किसी ने पीपल के नीचे बैठी बुजुर्ग अम्मा की। सबके चेहरों पर वही संतोष था जो तेज शहरों में कम मिलता है। नीला ने चौपाल पर बैठकर कहा, आप लोगों ने बहुत कुछ बचाया है, बैलगाड़ी, मिट्टी और सबसे जरूरी समय। यहां वक्त रुकता नहीं, बस धीरे चलता है। रवि बोला, हमने यही सीखा था, तेज चलना हमेशा आगे नहीं ले जाता, कभी कभी ठहरना ही आगे बढ़ना होता है। रात आई तो चौपाल रोशन हो उठा। शहर के मेहमान वहीं रुक गए। सीमा, अब दादी कहलाई जाती थीं, आंगन में चूल्हा जला रही थीं। उसने सबको खाना परोसा, मिट्टी की महक वाला रोटी, दाल और चूल्हे का धुआं। नीला ने निवाला लेते हुए कहा, यह स्वाद कहीं नहीं मिलता। सीमा मुस्कुराई, क्योंकि इसमें मिट्टी मिली है और उस रात की दुआ भी। रात के बाद हवा में हल्की नमी घुली। सब चौपाल के बाहर आए। आसमान पर एक पतली बादल की परत थी। नीला बोली, क्या यहां हर साल बारिश ऐसे ही आती है? रवि हंसा, नहीं, अब वो बिना डर के आती है, बस धीरे धीरे, जैसे पुराना दोस्त मिलने आया हो। तभी
बिना किसी शोर के पहली बूंद गिरी, बिल्कुल गाड़ी के शीशे पर। नीला ने कैमरा उठाया, बूंद की तस्वीर ली, बोली, ये गांव तो सच में बरसात की चाल वाला है। रवि बोला, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। शहर के लोग वहीं ठहर गए। किसी ने मिट्टी छुई, किसी ने घंटी बजाई, किसी ने बस आंखें बंद कर हवा सुनी। ढोलिया, जो अब बहुत बूढ़ा था, धीरे से बोला, आज फिर वही ताल सुनाई दे रही है। उसने अपने सूखे हाथ से ढोल पर हल्की थाप दी। ठम। आवाज छोटी थी, पर उसने हवा में गहराई बना दी। नीला ने रिकॉर्डर बंद कर दिया और बोली, अब ये रिपोर्ट नहीं, एक अनुभव बन गया है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, आपने हमारी कहानी सुन ली, अब इसे महसूस कीजिए। नीला ने धीरे से जवाब दिया, कहानी नहीं, यह तो जीवन की चाल है। अगले दिन सुबह अखबारों में हेडलाइन छपी, जहां बारिश डर नहीं याद बनती है, चंदेरी खुर्द का मिट्टी संग्रहालय। लोगों ने शहरों में वो खबर पढ़ी, किसी ने बस सरसरी निगाह डाली, पर जो लोग थके हुए थे उन्होंने उस खबर को दिल से पढ़ा। और धीरे धीरे वो गांव अब नक्शे पर नहीं, लोगों की बातचीत में बसने लगा। महीनों बाद चौपाल पर एक नया बोर्ड लगाया गया, यहां वक्त धीमा चलता है। अगर आप जल्दी में हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि मिट्टी आपको कुछ सिखाना चाहती है। अब हर साल बारिश से पहले गांव में नए मेहमान आते, बच्चे गाइड बन जाते, रवि कहानी सुनाता, और हर बार जब पहली बूंद गाड़ी के शीशे पर गिरती, सब लोग तालियां बजाते, क्योंकि वो सिर्फ बारिश नहीं, विरासत की वापसी होती थी। और जब रात होती तो गांव के ऊपर वही पुरानी आवाज गूंजती, घंटी की, ढोल की और हवा की। टुन टुन ठम ठम, मानो भोलू अब भी कहीं चल रहा हो, धीरे धीरे अपने गांव की मिट्टी में, बिना जल्दी, बिना डर, बस अपने विश्वास की चाल में। समय फिर बहा। अब चंदेरी खुर्द गांव के बच्चों के सपने सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहे थे। कोई कॉलेज गया, कोई शहर में नौकरी करने, कोई मोबाइल पर कहानी सुनाने, लेकिन चाहे वो कहीं भी रहे, उनके दिल में वही आवाज हमेशा गूंजती रही, टुन टुन। भोलू की घंटी जैसे उनके भीतर की लय बन गई थी। रवि के पढ़ाए हुए कई बच्चे अब बड़े हो गए थे। उनमें से एक था आदित्य, जो शहर जाकर फिल्म बनाना चाहता था। उसने बचपन में चौपाल की गाड़ी को अनगिनत बार देखा था। उस शीशे के पार से झांकते हुए उसने हमेशा सोचा था, कभी इस कहानी को सबको दिखाऊंगा। और अब सालों बाद वो कैमरा लेकर फिर उसी मिट्टी पर लौट आया था। गांव में हलचल थी, लोग कह रहे थे, भोलू की कहानी फिल्म बनेगी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, सीमा दादी की आंखें भीगी थीं। अरे बेटा, वो गाड़ी तो अब भी यहीं है, बस तू उसके शब्द ढूंढ ले। आदित्य ने चौपाल के सामने कैमरा लगाया, धूप में गाड़ी चमक रही थी। वो बोला, दादी, अब ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं रहेगी, पूरे देश की होगी। रवि पास खड़ा मुस्कुराया, ध्यान रहे, आवाज वही रहे, धीमी मगर सच्ची। आदित्य ने सिर झुकाया, वही तो असली कहानी है गुरुजी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लोगों ने अपने अपने हिस्से निभाए। रामखिलावन का किरदार गांव के ही बुजुर्ग ने किया। भोलू और नंदू की जगह अब 2 सफेद बैल लाए गए, और बारिश का दृश्य असली आसमान ने दिया। उसी दिन बादल अचानक घिर आए। आदित्य हंसा, लगता है भोलू खुद आ गया है। और जैसे ही पहली बूंद गिरी, क्लैप बोर्ड की आवाज हुई, शॉट ओके। कुछ महीनों बाद वो फिल्म तैयार हुई। नाम था धीरे चलने की ताकत। जब पहली बार बड़े पर्दे पर गाड़ी की घंटी बजी, पूरा हॉल शांत हो गया। लोगों को लगा जैसे सच में कोई पुरानी मिट्टी बोल उठी हो। फिल्म खत्म होने के बाद कोई तालियां नहीं, बस कुछ देर सन्नाटा। फिर धीरे धीरे पूरा हॉल गूंज उठा, टुन टुन। लोग अपने मोबाइल से घंटी की आवाज बजाने लगे। एक शहर का निर्देशक बोला, इतनी सच्ची कहानी मैंने कभी नहीं देखी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची इसलिए थी क्योंकि इसे मिट्टी ने लिखा था। फिल्म की सफलता के बाद पत्रिकाओं और अखबारों में नए शीर्षक आने लगे। बैलगाड़ी की कहानी जिसने भारत को रुला दिया, धीमी चाल की तेज प्रेरणा, गांव जहां बारिश दोस्त है। चंदेरी खुर्द गांव अब नक्शे पर एक बिंदु नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया था, सहनशीलता और अपनी जड़ों से जुड़ाव का। सरकार ने गांव को सांस्कृतिक विरासत ग्राम घोषित किया।
संग्रहालय को और बड़ा किया गया। अब वहां आने वाले पर्यटक मिट्टी के दिए, छोटी बैलगाड़ियां और घंटियां खरीद कर ले जाते, अपने घरों में उस आवाज को जिंदा रखने के लिए। हर खरीदार को रवि एक कार्ड देता जिस पर लिखा होता, यह घंटी सिर्फ सजावट नहीं, यह याद दिलाती है कि जो धीरे चलता है वो कभी रुकता नहीं। शहरों में अब लोग भोलू शब्द को एक मुहावरा की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। कोई कहता, भोलू की चाल रखो, मतलब संतुलित रहो, भरोसे से चलो। कई स्कूलों ने बच्चों को फिल्म दिखानी शुरू की। वहां जहां तेजी और तुलना ने बच्चों का सुकून छीन लिया था, अब यह कहानी उन्हें ठहरना सिखा रही थी। एक दिन रवि को शहर से बुलावा आया। उसे विश्वविद्यालय में ग्रामीण जीवन की प्रेरणाएं पर बोलना था। स्टेज पर उसने बस वही कहा, हमने प्रगति को कभी रफ्तार से नहीं मापा, हमने उसे एक सच्चे कदम से मापा था, क्योंकि जो मिट्टी में चलता है वो गिरता नहीं, वो जुड़ता है। तालियां देर तक बजती रहीं। लोग खड़े हो गए। रवि के गले में पुरानी घंटी थी, भोलू की वही घंटी। उसने माइक के पास उसे हल्के से हिलाया। पूरा हॉल गूंज गया। टुन टुन। वहीं बैठा आदित्य कैमरा लेकर रो रहा था। फिर बोला, गुरुजी, लगता है फिल्म नहीं बनी, कहानी अमर हो गई। रवि ने हंसते हुए कहा, कहानी नहीं बेटा, चाल। शहर लौटते वक्त आसमान में बादल थे। पहली बूंद गिरी और रवि ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। जमीन पर खेत, झोपड़ियां और दूर वहीं चौपाल दिख रही थी। वो मुस्कुराया। लगता है भोलू फिर चल पड़ा। उस रात जब वो गांव लौटा, चौपाल पर लोग पहले से इकट्ठे थे। किसी के हाथ में फोन, किसी के हाथ में मिट्टी की गाड़ी। फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली थी। बाहर खुले मैदान में, नीले आकाश के नीचे। जैसे ही स्क्रीन पर पहली बार बारिश की बूंदें गिरीं, लोगों ने देखा वो वहीं थी, उनकी अपनी बरसात की चाल। फिल्म खत्म हुई पर कोई नहीं उठा। हवा में फिर वही पुरानी गंध फैली, मिट्टी, ढोल और विश्वास की। तभी अचानक आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगीं। किसी ने कहा, यह तो भोलू की बारिश है। लोगों ने सिर उठाया। कोई भागा नहीं, कोई छिपा नहीं। सब खड़े रहे, मुस्कुराते हुए भीगते रहे। सीमा दादी ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। अब समझ आई, वो रात खत्म नहीं हुई थी, बस कहानी बदल गई थी। दूर चौपाल की घंटी हवा से हिली, टुन टुन, और उसी आवाज के साथ बरसात फिर आई, धीमी, शांत और उतनी ही सच्ची। अब इस गांव की कहानी फिल्म नहीं रही, वो देश की लय बन गई थी, क्योंकि जिस मिट्टी ने बारिश में चलना सीखा था, वो अब दूसरों को जीना सिखा रही थी। भोलू की चाल अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही थी, वो अब पूरे देश की धड़कन बन चुकी थी। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर मंच पर एक ही वाक्य गूंज रहा था, धीरे चलने की ताकत। लोग अब उसे सिर्फ एक फिल्म या किस्सा नहीं कहते थे, वो अब नई पीढ़ी का सबक बन गया था। शहरों के बच्चे जो पहले मशीनों और मोबाइल की चमक में खोए रहते थे, अब अपने स्कूलों में मिट्टी दिवस मनाने लगे थे। वो दिन जब सब अपने जूते उतारते, खुले मैदान में मिट्टी को छूते और घंटी की आवाज सुनते, टुन टुन। किसी ने मिट्टी से खिलौने बनाए, किसी ने बैलगाड़ी की आकृति और किसी ने सिर्फ हाथ की उंगलियों से धरती पर गोला खींचा, बीच में बिंदु रखा, जैसे गांव की आत्मा। यह सब उसी एक रात से शुरू हुआ था, जिस रात भोलू ने कीचड़ में पांव जमाया था। अब वो निशान पूरे देश में फैल चुका था। दिल्ली के राजपथ से लेकर कश्मीर की घाटियों तक, केरल के नारियल के बागों से लेकर राजस्थान की रेत तक, हर जगह स्कूलों में मिट्टी सप्ताह मनाया जाने लगा। बच्चों को सिखाया जाने लगा, जो मिट्टी से जुड़ा है वही सच्ची उड़ान भरता है। लोग कहते, भोलू अब बैल नहीं रहा, वो एक विचार है। एक शाम राष्ट्रीय समाचार चैनल ने लाइव प्रसारण किया। आज पहली बार देश भर में मनाया जा रहा है मिट्टी दिवस, जिसकी प्रेरणा एक छोटे से गांव चंदेरी खुर्द से मिली। कैमरे के सामने फिर वही लाल कपड़े वाली बैलगाड़ी थी, शीशे के भीतर रखी, और उसके पास वो पुरानी घंटी जो हर हवा के झोंके पर बोल उठती थी, टुन टुन। प्रसारण के वक्त एंकर ने कहा, यह आवाज अब एक राष्ट्र की ध्वनि बन चुकी है। और सच में अगले ही पल देश भर में बच्चों ने एक साथ घंटियां बजाईं। स्कूलों, चौपालों, मंदिरों और घरों से एक साथ गूंज उठी वही धुन,
टुन टुन टुन, मानो पूरा भारत एक लय में चल पड़ा हो, धीमी लेकिन एकजुट। रवि उस दिन दिल्ली में था, राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में। उसके गले में वही पुरानी घंटी थी, भोलू की असली घंटी। वह मंच पर गया, उसने लोगों की ओर देखा। मंत्री, कलाकार, विद्यार्थी, किसान, हर कोई मौन था। उसने कहा, इस घंटी की आवाज हमें याद दिलाती है कि विकास सिर्फ ऊंचाई नहीं, गहराई में भी होता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक बैलगाड़ी पूरे देश की चाल बदल देगी, पर शायद यही मिट्टी का स्वभाव है, धीरे धीरे असर करना और फिर हमेशा के लिए रह जाना। तालियां गूंज उठीं। उस पल देश के प्रधानमंत्री ने आगे आकर कहा, आज से हर साल 15 जून को राष्ट्रीय मिट्टी दिवस मनाया जाएगा, भोलू की याद में। लोग खड़े हो गए, सारे कैमरे रवि की तरफ मुड़े और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अब भोलू सिर्फ हमारा नहीं रहा, वो सबका है। उस रात पूरे देश में भोलू की घंटी बजाई गई। रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा से पहले घंटी बजी, स्कूलों में सुबह की प्रार्थना से पहले घंटी बजी और सरकारी दफ्तरों में दिन की शुरुआत उसी ध्वनि से होने लगी, टुन टुन। लोग कहते, अब ये देश की आत्मा की आवाज है। शहरों में लोग तेज चलते थे, पर जब कहीं ट्रैफिक रुकता तो कोई मुस्कुराकर कहता, अरे भाई, भोलू की चाल रखो, और सब हंस देते। धीरे धीरे भोलू अब एक कहावत बन गया, धैर्य, सादगी और भरोसे का प्रतीक। चंदेरी खुर्द गांव अब तीर्थ स्थान जैसा बन गया था। दूर दूर से बसें आती, लोग मिट्टी की गंध लेने आते, वो गाड़ी देखने आते और चौपाल की घंटी छूने आते। बूढ़ी सीमा अब हर आगंतुक से कहती, याद रखना बेटा, जब भी जिंदगी कीचड़ दिखाए, भोलू की तरह बस पांव जमा कर रहना। लोग झुककर उनके पैर छूते। कोई शहर का इंजीनियर, कोई अभिनेत्री, कोई लेखक, कोई सैनिक, सब कहते, हम भोलू के देश से हैं। फिर एक और बड़ी बात हुई, भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया। उस पर वही दृश्य था, बैलगाड़ी, बारिश और कीचड़ में खड़ा भोलू। नीचे लिखा था, भारत की चाल, भोलू की चाल। जब वो टिकट जारी हुआ तो देश भर में लोग उसे यादगार के रूप में संभालने लगे। कई स्कूलों में बच्चों को वह टिकट दिया गया और उनसे कहा गया, जब भी हार मानने का मन हो तो इसे देखना, क्योंकि मिट्टी ने कभी हार नहीं मानी। रवि अब बूढ़ा हो चुका था, पर हर साल 15 जून को वो चौपाल पर आता, गाड़ी के पास बैठता और धीरे से घंटी बजाता, टुन टुन। लोग चारों ओर जमा हो जाते। वो कहता, अब मैं तो जा रहा हूं, पर यह चाल चलती रहेगी। उसकी आवाज में कंपन था, पर आंखों में वही भरोसा जो उस रात बारिश में था। एक साल बाद जब रवि नहीं रहा तो उसकी राख उसी चौपाल की मिट्टी में मिलाई गई। घंटी उस दिन पूरे गांव ने मिलकर बजाई, हवा में, आंखों में और दिलों में, टुन टुन। किसी ने कहा, अब भोलू अकेला नहीं है। रवि भी उसी चाल में शामिल हो गया। सालों बाद चंदेरी खुर्द का नाम स्कूलों की किताबों में छप गया। इतिहास में एक अध्याय जोड़ा गया, धीमी चाल की क्रांति। बच्चे पढ़ते, जब दुनिया तेजी से भाग रही थी, एक छोटे गांव ने सिखाया कि धीरे चलना भी जीत हो सकता है। और जब परीक्षा में सवाल आता, भोलू कौन था, तो हर बच्चा मुस्कुराकर जवाब लिखता, भोलू कोई बैल नहीं था, वो भारत की आत्मा था। अब जब कभी कहीं बारिश गिरती तो लोग कहते, लगता है भोलू फिर चल पड़ा। कोई अपने घर की छत से मिट्टी की खुशबू सूंघता, कोई अपनी खिड़की से आसमान देखता और कोई बस मन ही मन सुनता, टुन टुन। और इस तरह वो गांव, जिसने कभी एक बरसाती रात में अपनी परंपरा बचाई थी, अब एक राष्ट्र का प्रतीक बन गया था, धैर्य, मिट्टी और मनुष्य की सबसे सच्ची चाल का। कभी कभी शहर की सड़कों पर कोई बच्चा अचानक रुक जाता है, बारिश में भीगते हुए मिट्टी में पैर गाड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, देखो, अब मुझे ठंड नहीं लगती, क्योंकि भोलू की घंटी बज रही है। और दूर कहीं चंदेरी खुर्द की चौपाल में वो घंटी अब भी हिलती रहती है, हर हवा के साथ, हर बूंद के साथ, टुन टुन। वो आवाज अब सिर्फ गाड़ी की नहीं रही, वो अब एक देश की लय बन चुकी है, धीमी, सच्ची और अमर। समय घूमता है मिट्टी की तरह, जो ऊपर होता है धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, और जो नीचे है
वही फिर नई फसल को जन्म देता है। भोलू की कहानी अब किताबों में थी, वीडियो में थी, गीतों में थी, पर अब लोगों की जिंदगी में नहीं। चंदेरी खुर्द में अब बिजली की रोशनी हर गली में थी। मोबाइल टॉवर गांव के बीचों बीच खड़ा था। बच्चे अब मिट्टी से नहीं, स्क्रीन से खेलते थे। पुरानी चौपाल अब संग्रहालय परिसर कहलाती थी, पर उसके शीशे पर अब धूल जम चुकी थी। लोग वहां आते तो थे, पर तस्वीरें खींच कर चले जाते। घंटी अब भी थी, मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। गांव के स्कूल में अब रवि नहीं था, उसकी जगह नई टीचर आई थी, आर्या, शहर से पढ़कर आई हुई। वो बच्चों को सिखाती थी, पर हर बार उसे लगता था कि इन बच्चों में मिट्टी की खुशबू नहीं रही। एक दिन उसने क्लास में पूछा, तुम सबने भोलू की कहानी सुनी है? क्लास में आधे बच्चों ने सिर हिलाया। कुछ ने कहा, हाँ, वो फिल्म में था ना। किसी ने हंसकर कहा, वो तो बस एक बैल था। आर्या चुप हो गई। शाम को स्कूल से लौटते वक्त वो चौपाल के पास रुकी। शीशे के पीछे वही बैलगाड़ी थी, अब भी वही लाल कपड़ा, अब भी वही पीतल की घंटी। उसने शीशे पर हाथ फेरा, धूल की एक परत हट गई। अंदर रखी गाड़ी की लकड़ी जैसे अब भी सांस ले रही थी। आर्या ने खुद से कहा, इतनी पुरानी है पर जिंदा लगती है। अगले दिन बारिश के आसार थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में वही गंध थी, मिट्टी और यादों की। आर्या ने क्लास में कहा, आज हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, आज हम उसे महसूस करेंगे। बच्चे हैरान। उसने सबको बाहर चलने को कहा। बच्चे बोले, मैडम, बारिश आ जाएगी। आर्या मुस्कुराई, यही तो चाहिए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। पहली बूंदें मैदान की धूल पर पड़ी तो वो वहीं पुरानी महक उठी, वही जो कभी भोलू की चाल के साथ चली थी। बच्चे पहले भागने लगे, पर आर्या ने कहा, रुको। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, आसमान से डर नहीं, उसका स्वागत करो। धीरे धीरे बच्चे रुक गए। कोई नेत्र बंद कर बूंदों को महसूस करने लगा, कोई मुस्कुरा उठा। बारिश अब तेज थी, कपड़े भीग रहे थे, पर चेहरों पर चमक थी। आर्या बोली, अब आंखें बंद करो। कल्पना करो कि ये वही बारिश है जब एक गाड़ी कीचड़ में फंसी थी। बच्चे शांत हो गए। उसकी आवाज बारिश की लय में मिल गई। सोचो, दो बैल खड़े हैं, एक बूढ़ा गाड़ीवान है और एक दूल्हा जो भीगते हुए भी मुस्कुरा रहा है। बच्चों की सांसें रुक गईं। किसी ने धीमे से कहा, भोलू। आर्या ने आंखें खोलीं। सामने बच्चों के चेहरों पर वही भाव था जो उसने अपने बचपन में उस फिल्म में देखा था। वो मुस्कुराई, हाँ, भोलू अब भी यहीं है। बारिश और तेज हुई। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हवा चली और चौपाल की दिशा से एक आवाज आई, टुन टुन। सबने मुड़कर देखा। आर्या के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। घंटी। क्लास के बच्चे बोले, मैडम, संग्रहालय की घंटी। आर्या दौड़ी, बच्चे पीछे। चौपाल की छत से पानी टपक रहा था और शीशे के भीतर वही गाड़ी थी। घंटी हवा से हिल रही थी। टुन टुन। आर्या ने शीशे पर हाथ रखा। उसकी हथेली के नीचे गाड़ी की लकड़ी से गर्मी महसूस हुई। उसने कहा, भोलू, तू अभी भी चल रहा है? बारिश में खड़े बच्चे धीरे धीरे पास आए। किसी ने पूछा, मैडम, ये कैसे बज रही है? आर्या बोली, शायद भोलू को फिर किसी की जरूरत लगी हो। फिर उसने कहा, बच्चों, आओ, इस मिट्टी में एक निशान बनाते हैं। सब बच्चों ने अपने पैर कीचड़ में रखे और मिट्टी पर छोटे छोटे निशान छोड़ दिए। आर्या ने कहा, अब याद रखना, ये निशान किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये वहीं रहेंगे जहां तुम भरोसे से कदम रखोगे। बारिश थम गई। आसमान पर सूरज की किरणें फैलीं। घंटी अब भी हिल रही थी। आर्या ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज भोलू ने हमें कहानी नहीं सुनाई, उसने हमें फिर से महसूस करना सिखाया। अगले दिन जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो सबकी आंखों में कुछ बदल चुका था। क्लास के बोर्ड पर किसी बच्चे ने लिखा था, भोलू अब भी यहीं है। नीचे मिट्टी से बना एक छोटा पहिया रखा था। आर्या ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अब ये कहानी नहीं, ये विरासत है। कई दिनों तक बच्चे बारिश का इंतजार करते रहे। हर शाम वो चौपाल के पास जाकर घंटी को देखने लगते। कोई कहता, अभी नहीं बजेगी। दूसरा कहता, जब हम फिर मिलकर मिट्टी छुएंगे तब बजेगी। और एक दिन जब आसमान फिर काला हुआ और पहली बूंद गिरी, घंटी सच में बजी। टुन टुन। बच्चे चिल्लाए,
भोलू वापस आ गया। उस रात गांव के हर घर से वही आवाज सुनाई दी। लोग बाहर निकले, कोई हंस रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। पुराने लोग बोले, फिर वही बारिश, फिर वही चाल। आर्या ने चौपाल की ओर देखा। घंटी अब बिना हवा के हिल रही थी, मानो खुद सांस ले रही हो। उसने मन ही मन कहा, शायद अब ये कहानी किसी और पीढ़ी की हो गई है। बारिश थमने के बाद गांव के बच्चों ने फैसला किया, हम हर बरसात में घंटी बजाएंगे। उन्होंने संग्रहालय का दरवाजा खोला, गाड़ी के पास फूल रखे और मिट्टी पर लिखा, धीरे चलना भी जीत हो सकता है। अब वो पंक्ति फिर जीवित हो चुकी थी। सालों बाद जब ये बच्चे बड़े हुए तो कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई लेखक, पर सबके कमरे की दीवार पर वही शब्द लिखे थे, भोलू अब भी यहीं है। कोई उसे मूर्ति मानता था, कोई विचार, पर हर किसी के दिल में वो आवाज थी, टुन टुन। समय ने फिर एक बार खुद को दोहराया। गांव की मिट्टी पर नई पीढ़ी ने अपने पैर रखे, पर चाल वहीं रही, धीमी, भरोसे वाली, सच्ची। चौपाल अब भी थी, गाड़ी अब भी थी, और जब भी हवा चलती घंटी अब भी बोल उठती, टुन टुन। लोग कहते हैं कहानियां मिट्टी की तरह होती हैं, अगर उन्हें पानी मिले तो वो फिर हरी हो जाती हैं। और चंदेरी खुर्द की कहानी भी फिर से हरी हो गई थी, नई पीढ़ी की सांसों में, नई बारिश की बूंदों में, और हर उस दिल में जो ठहर कर चलना जानता है। कभी कोई राहगीर उस गांव से गुजरता है तो उसे हवा में वही खुशबू मिलती है, भीगी मिट्टी, पीतल की घंटी, और दूर से आती वो आवाज, टुन टुन। वो रुकता है, मुस्कुराता है, और मन ही मन कहता है, भोलू अब भी चल रहा है। कई साल बीत चुके थे। चंदेरी खुर्द अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो अब पूरी दुनिया के लिए एक एहसास बन गया था। हर साल देश विदेश से लोग आते, कभी विद्यार्थी, कभी किसान, कभी कलाकार, और हर कोई कहता, हमने वो घंटी सुनी है जो दिल के अंदर कहीं बजती है। एक दिन गांव की पगडंडी पर एक पराया आदमी आया। उसका नाम था डेविड मॉरिसन। वो एक विदेशी फिल्मकार था जो सच्ची कहानियां खोजता था, ऐसी जो इंसान के भीतर कुछ बदल दें। वो लंदन से सीधा यहां आया था क्योंकि उसने किसी अखबार में पढ़ा था, भारत का एक गांव जहां बारिश आत्मा बनकर लौटती है। डेविड गांव में दाखिल हुआ। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में वही भीगी मिट्टी की खुशबू थी जो दिल तक उतर जाती है। गांव के बच्चे उसके पास दौड़े आए, किसी ने फूल दिए, किसी ने हंसते हुए कहा, आप भोलू से मिलने आए हैं? डेविड हंसा, हाँ, शायद मैं उसी की तलाश में हूं। वो सीधा चौपाल पहुंचा। अब वहां बना था मिट्टी संग्रहालय, जिसके बीचों बीच रखी थी वही पुरानी बैलगाड़ी। लकड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, पर उसकी गंध अब भी वैसी ही थी। कांच के भीतर बंधी पीतल की घंटी धीरे धीरे हवा से हिल रही थी। उसकी आवाज हल्की थी मगर सच्ची, टुन टुन। डेविड ठिठक गया, उसके होंठ कांपे। ये आवाज तो जैसे जमीन की सांस हो। वो धीरे धीरे पास गया और बिना कुछ बोले बस सुनता रहा। कांच के उस पार उसे लगा जैसे गाड़ी के भीतर कोई हल्का सा कंपन हो। वो बोला, ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये तो धरती की धड़कन है। वो गांव के लोगों से मिलने गया। एक बूढ़े किसान ने कहा, घंटी जब बजती है ना बेटा, तो समझो किसी ने उसे याद किया है। डेविड बोला, कौन याद करता है इसे? बूढ़ा मुस्कुराया, जो भी अपने भीतर की शांति खो बैठा हो। शाम ढल रही थी। गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। धीरे धीरे आसमान पर बादल छाने लगे। वो सबके साथ बैठ गया। एक औरत गा रही थी, धीरे चलना भी जीत है। डेविड ने उस गीत को सुना। उसकी आंखों में चमक थी। ये लोग गा नहीं रहे, जी रहे हैं। रात हुई तो बारिश शुरू हो गई। पहली बूंद गिरी और चौपाल की घंटी अपने आप बज उठी, टोन टोन। डेविड सिहर गया। उसने अपना कैमरा नीचे रख दिया और बोला, ये क्या है? हवा। एक बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, ये हवा नहीं, ये भोलू की चाल है। वो पूरी रात जागता रहा। बारिश की आवाज के बीच उसे लगा जैसे धरती का दिल चल रहा हो। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं यहां कहानी खोजने आया था, पर मुझे जिंदगी की असली चाल मिल गई। अगली सुबह सूरज निकला। आसमान साफ था। डेविड चौपाल के बाहर मिट्टी में बैठ गया। वहां बच्चों ने मिट्टी से छोटी छोटी घंटियां बनाई थीं।
उसने पूछा, तुम इन्हें क्यों बना रहे हो? एक बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर असली घंटी दूर हो तो मिट्टी वाली भी याद दिला देती है। डेविड की आंखें भर आईं। यही तो सच्ची कहानी है, उसने मन में कहा। कई महीनों की मेहनत के बाद डेविड ने उस पर एक फिल्म बनाई, धरती की घंटी। फिल्म की शुरुआत में कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ बारिश, मिट्टी और फिर वही आवाज, टुन टुन। नीचे लिखा था, भारत के एक छोटे से गांव में अब भी एक घंटी है जो धरती के दिल के साथ चलती है। जब यह फिल्म पहली बार दिखाई गई, सभागार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग बस बैठे रहे, किसी की आंखें नम थीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान। फिर किसी ने कहा, भोलू की चाल तो हम सबकी चाल है। दूसरा बोला, हम सबके भीतर भी एक भोलू है जो भरोसे से चलता है। दुनिया भर में उस फिल्म ने धूम मचा दी। कई देशों में लोग भोलू दिवस मनाने लगे। स्कूलों में बच्चे सुबह की प्रार्थना से पहले कहते, चलो आज भोलू की चाल में चलें। लोगों ने शहरों की भाग दौड़ के बीच थोड़ा ठहरना शुरू किया। वो घंटी अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो स्मरण बन चुकी थी। कई महीने बाद डेविड फिर से चंदेरी खुर्द लौटा। वो चौपाल पहुंचा, घंटी वहीं थी, गाड़ी वहीं थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तेरी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। हवा चली, घंटी हल्की सी हिली, टुन टुन। डेविड ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, अपनी जेब में रखी और बोला, अब ये मिट्टी भी मेरे देश जाएगी ताकि लोग महसूस कर सकें कि धरती अब भी जिंदा है। जब वो गांव से निकला, बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, भोलू को नमस्ते कहना। डेविड पलटा और बोला, भोलू को नमस्ते नहीं, भोलू को जिंदा रखना। कई महीनों बाद लंदन के एक संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगी। धरती की कहानियां बीच में रखी थीं, मिट्टी से बनी एक छोटी घंटी। नीचे लिखा था, भारत से भोलू की घंटी, याद दिलाती है कि धरती अब भी चल रही है। जब लोग उस घंटी के पास आते तो उन्हें सचमुच महसूस होता कि हवा में कोई हल्की आवाज है, टुन टुन। किसी ने कहा, शायद यह मिट्टी की सांस है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये इंसानियत की चाल है। और इस तरह भोलू अब किसी देश का नहीं रहा, वो अब पूरे मानव जगत का प्रतीक बन गया था। क्योंकि चाहे इंसान कहीं भी रहे, भीड़ में, ऊंची इमारतों के बीच या सन्नाटे में, अगर वो एक पल ठहर कर सुन ले तो उसे अब भी वही आवाज सुनाई देती है, धीमी, सच्ची और अनंत, टुन टुन। कई दशक बीत गए। तकनीक ने दुनिया को इतना तेज कर दिया कि लोग चलते नहीं, दौड़ते थे। हर जेब में स्क्रीन, हर दीवार पर रोशनी, हर कमरे में मशीनों की आवाज। शहरों में बच्चों के खेलने की जगह कम हो गई और गांवों में भी खेतों के किनारे अब टावर और तार खड़े दिखने लगे। फिर भी धरती के भीतर कहीं एक धीमी चाल अब भी चल रही थी, जैसे मिट्टी कह रही हो, रुको, सांस लो, फिर चलो। चंदेरी खुर्द में मिट्टी संग्रहालय अब आधुनिक रूप ले चुका था। कांच के बड़े गुंबद, रोशनी की लकीरें और दीवारों पर चलती पुरानी तस्वीरें। बीच में वही बैलगाड़ी थी और उसके ऊपर वही पीतल की घंटी। अब उस घंटी की आवाज को लोग डिजिटल तरंगों में बदलकर दूर दूर तक सुनाते थे। फोन पर एक बटन दबाओ और कानों में वही नरमी उतर आए, टुन टुन। इसी गांव में एक छोटा बच्चा था, नाम वीर। उसके पिता शहर में काम करते थे, मां स्कूल में पढ़ाती थीं। वीर को मोबाइल पर खेलना बहुत अच्छा लगता, पर रात को जब सब सो जाते तो वह अपनी दादी के पास जाकर पूछता, दादी, भोलू सच में था? दादी मुस्कुरा देती, भोलू आज भी है बेटा, बस आंखें बंद करके सुनो। वीर आंखें बंद करता, पर उसे सुनाई देता सिर्फ पंखे की घर घर। वह थोड़ा उदास हो जाता, मुझे क्यों नहीं सुनाई देता? दादी कहती, क्योंकि तू बहुत जल्दी करता है, धीरे धीरे सुन तो आवाज खुद आ जाएगी। एक दिन स्कूल में डिजिटल मिट्टी नाम का कार्यक्रम हुआ। बच्चों को हेडफोन पहनाकर स्क्रीन पर बारिश के दृश्य दिखाए गए और बैकग्राउंड में बजा दिया गया, टुन टुन। सब बच्चों ने ताली बजाई, पर वीर ने हेडफोन उतार दिया। उसने टीचर आर्या से पूछा, मैडम, ये आवाज सच वाली है या फोन वाली? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, आवाज वही है बेटा, फर्क बस इतना है कि एक कान में आती है और दूसरी दिल में। वीर चुप हो गया।
उसे लगा जैसे कोई अनुत्तरित सवाल उसके भीतर घूम रहा हो। उस रात बारिश आई, बिजली चमकी, हवा चली और गांव की गलियां भीग गईं। वीर छत पर भागा, हाथ फैलाए। दादी ने आवाज दी, भीग जाओ पर गिरना मत। वीर ने आंखें बंद की। पहली बूंद माथे पर गिरी। वह धीरे धीरे सांस लेने लगा, लंबी, संतुलित, और फिर बहुत हल्की। बहुत दूर से उसे लगा कि कोई कह रहा है, टुन टुन। उसने आंखें खोलीं, चौपाल की दिशा में देखा। कांच के गुंबद में रोशनी धीमी पड़ रही थी और घंटी सच में हिल रही थी। सुबह वीर स्कूल गया तो उसके मन में एक योजना थी। उसने अपने 5 दोस्तों को बुलाया जो मोबाइल पर तेज तेज खेलते थे। एक खेल बनाते हैं, वीर ने कहा। कौन सा? धीमी चाल का, जो सबसे धीरे चलेगा वही जीतेगा। दोस्त हंसे। अरे खेल तो तेज होता है। वीर बोला, यही तो बात है, हम धीरे चलकर देखेंगे कि हमें क्या सुनाई देता है। आर्या मैडम दूर से ये सब सुन रही थीं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैदान में यही खेल होगा। नाम रखेंगे भोलू की चाल। खेल शुरू हुआ। सारे बच्चे मैदान की एक रेखा पर खड़े हुए। संकेत मिला, चलो। किसी ने 2 कदम में दौड़ लगा दी, किसी ने हंसते हुए छलांग लगा दी। आर्या बोली, नहीं, जो सबसे धीरे चलेगा वही आगे है। बच्चे चकित। धीरे चलना भी आगे। फिर सबने अपने कदम छोटे कर लिए। पैर मिट्टी को हल्के से छूते, सांस लंबी, आंखें आधी बंद। हल्की हवा चली। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, अब सुनो। कई बच्चों ने कहा, कुछ नहीं आ रहा। वीर ने आंखें बंद की और उसके होंठ हिल गए। टुन टुन। उसने दोस्त का हाथ पकड़ा। आवाज आई? थोड़ी सी। दूसरे ने कहा, मेरे कान में नहीं, सीने में। तीसरा बोला, मेरे पांव के नीचे मिट्टी में। सब एक साथ मुस्कुराए, जैसे किसी ने अदृश्य जीत दे दी हो। वीर ने उसी शाम दादी से कहा, फोन से नहीं, सांस से सुनाई दी। दादी ने सिर पर हाथ फेरा। अब तू भोलू के रास्ते पर है। अगले महीने वीर और उसके दोस्तों ने धीमी चाल सभा बनाई। नियम बहुत सरल थे। हर शाम 5 मिनट सब जूते उतार कर मिट्टी पर खड़े होंगे, 3 लंबी सांस लेंगे और फिर 2 मिनट बिना बोले सिर्फ सुनेंगे। जो चाहेगा बाद में अपने मन की बात एक वाक्य में लिख देगा। पहले दिन 5 बच्चे थे, 1 हफ्ते बाद 25, 1 महीने में आधा स्कूल। आर्या ने चौपाल के पास एक दीवार पर जगह दी। वहां बच्चों ने अपने वाक्य लिखने शुरू किए। आज मिट्टी ठंडी थी, आज हवा गर्म थी, आज मुझे अपनी धड़कन घंटी जैसी लगी, आज मैं जल्दी नहीं करना चाहता। डिजिटल दुनिया को यह खबर लगी। लोगों ने वीडियो बनाए। धीमी चाल चुनौती नाम से दूर दूर तक संदेश गया। पर वीर ने आर्या से कहा, मैडम, हमें इसे शोर नहीं बनाना। आर्या बोली, ठीक कह रहे हो, हम शांति को शोर बनाकर खोना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने एक और नियम जोड़ा, जो भी आएगा मोबाइल दरवाजे पर बंद करेगा और चाल सिर्फ अपने भीतर देखेगा। एक शाम शहर से अधिकारी आए। उन्होंने कहा, हम इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। हर जगह बड़े बड़े मंच, रोशनी, संगीत। वीर घबरा गया। उसने धीरे से कहा, सर, यह कार्यक्रम मंच से नहीं चलता, यह पैरों के नीचे की मिट्टी से चलता है। आप बस इतना कीजिए, हर स्कूल में 5 मिनट की शांत चाल अनिवार्य कर दीजिए, बिना रोशनी, बिना शोर। अधिकारी चुप रह गए। आर्या ने जोड़ा, और हर कक्षा में एक छोटी घंटी दे दीजिए जिसे बच्चे खुद बजाएं। कुछ देर बाद अधिकारी मुस्कुरा दिए। ठीक है, बड़े मंच नहीं, छोटे पल बनाएंगे। धीरे धीरे यह आदत दूर तक फैल गई। कई शहरों में लोग पार्कों में जूते उतारकर मिट्टी पर खड़े होने लगे। कार्यालयों में भी दिन की शुरुआत 5 सांसों से होने लगी। ट्रेन में सफर करते लोग आंखें बंद करके 5 धड़कनों की गिनती करते, किसी के फोन से नहीं, अपने भीतर की घंटी से। एक शाम किसी ने सोशल मंच पर लिखा, आज ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा नहीं आया, मैंने भोलू की चाल अपनाई। नीचे हजारों लोगों ने लिखा, हमने भी। चंदेरी खुर्द के संग्रहालय में अब गुंबद के नीचे रोशनी धीमी कर दी जाती। घंटी को छूने की मनाही थी, पर उसकी डिजिटल आवाज चलाने की भी मनाही थी। रक्षक कहते, अगर सुननी है तो शांत हो जाओ, वो खुद बोलेगी। लोग पहले हंसते, फिर सच में चुप हो जाते, और कई बार सच में सुन लेते। टुन टुन। एक दिन वीर ने आर्या से पूछा, मैडम, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यह आवाज गायब हो जाएगी? आर्या ने कहा,
जब लोग बिना सांस लिए दौड़ेंगे तब शायद, पर जब भी कोई बच्चा रुककर मिट्टी छुएगा आवाज लौट आएगी। वीर ने सिर हिलाया। तो हमें बस बच्चों को यह खेल सिखाते रहना है। साल बीते। धीमी चाल सभा अब चाल विद्यालय बन गई। यह कोई इमारत नहीं, एक आदत थी जो स्कूलों, घरों, खेतों, पार्कों, यहां तक कि अस्पतालों तक पहुंच गई। किसी मरीज के साथ नर्स 5 सांस लेती, किसी थके कर्मी के साथ सहकर्मी 2 मिनट चुप बैठता, किसी परीक्षा से पहले शिक्षक कहता, पहले चाल सम, फिर सवाल, और आश्चर्य, नतीजे सुधरने लगे। लोग कम चिड़चिड़े, ज्यादा धैर्यवान, कम शोर, ज्यादा सुनने वाले। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसने एक छोटा उपकरण बनाया, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक मिट्टी की गोली जैसे। उसे हथेली में लो, एक हल्की कंपन महसूस हो और भीतर से याद आए, टुन टुन। उसने इसका नाम रखा, मिट्टी मन। लोगों ने पूछा, यह बजता कैसे है? वीर ने हंसकर कहा, यह बजता नहीं, आपको आपकी धड़कन सुनाता है। कई अस्पतालों और स्कूलों ने इसे अपनाया। किसी ने कहा, यह औजार नहीं, आदत जगाने वाली याद है। एक रात तेज आंधी आई, गुंबद की कांच दीवारें कांपी। लोग डर गए कि कहीं घंटी गिर न जाए। वीर, आर्या और गांव वाले चौपाल पहुंचे। बारिश दीवारों पर चोट कर रही थी। अचानक बिजली गई, सब अंधेरा। भीतर बैलगाड़ी की परछाई दिख रही थी। लोग सांस रोके खड़े रहे। उस अंधेरे और तूफान के बीच कहीं से एक बेहद साफ आवाज आई, टुन टुन। किसी ने नहीं छुआ, कोई डिजिटल यंत्र नहीं चला। सबके चेहरे पर शांति उतर आई। तूफान धीरे धीरे थम गया। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किसी ने धीमे से कहा, भोलू, फिर चल पड़ा। सुबह जब सूरज निकला, गुंबद की कांच दीवारें चमक रही थीं और घंटी पहले से ज्यादा उजली दिख रही थी। वीर ने दादी की पुरानी बात याद की, धीरे धीरे सुनो, आवाज खुद आ जाएगी। उसने बच्चों को बुलाया, आज से एक और नियम, जब भी तेजी बढ़े हम 5 कदम पीछे हटेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बच्चों ने जोर से कहा, मान गए। दिन के आखिर में वीर अकेला चौपाल में बैठा था। मिट्टी मन उसकी हथेली में था, पर उसने उसे चलाया नहीं। उसने बस अपनी सांस सुनी। धीरे धीरे, टुन टुन। वह मुस्कुराया। अब यह सिर्फ गांव की कहानी नहीं, यह आने वाले समय की दिशा है। दूर कहीं शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक बच्ची भी अपनी छत पर भीग रही थी। उसकी हथेली में भी वही मिट्टी मन था। उसने आंखें बंद की। उसे भी वही आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे अब जल्दी नहीं है। मां ने खिड़की से देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। कभी कभी क्रांति नारे से नहीं, चाल से होती है। और भोलू की चाल अब डिजिटल दुनिया में भी सांस लेने लगी थी, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस एक सच्ची धीमी धड़कन के साथ। टुन टुन। बरसों गुजर गए। दुनिया अब पूरी तरह मशीनों से भरी हुई थी। हर घर में कृत्रिम सहायक, हर सड़क पर चलती गाड़ियां अपने आप रुकती चलती। लोगों के पास सब कुछ था, गति, सुविधा, पहुंच, पर फिर भी एक अजीब सी कमी थी, सुकून की। किसी को अब बारिश की गंध याद नहीं थी, किसी ने सालों से मिट्टी को छुआ नहीं था। कहते हैं, जब धरती खुद थक जाती है तो वो किसी बच्चे को पुकारती है। ऐसा ही हुआ। शहर के बीचों बीच एक लड़का था, नाम आरव। उसके दादा कभी चंदेरी खुर्द में रहते थे, पर अब परिवार शहर में बस चुका था। आरव का जीवन बस एक स्क्रीन में सिमटा था। सुबह स्कूल ऑनलाइन, शाम को खेल ऑनलाइन, रात को सपने भी डिजिटल। एक दिन उसकी रोबोट टीचर ने इतिहास के पुराने अध्याय दिखाए। उस स्क्रीन पर आया, भारत का धीमी चाल आंदोलन, भोलू की घंटी। आरव ने हैरानी से पढ़ा, धीमी चाल, लोग इस पर गर्व करते थे। टीचर ने कहा, हाँ, बहुत समय पहले। उससे इंसानों को धैर्य और सच्ची खुशी मिलती थी। आरव के मन में कुछ हिल गया। उसने टीचर से पूछा, क्या वो घंटी अब भी कहीं है? टीचर बोली, शायद कोई पुराना रिकॉर्ड होगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने अपने डिवाइस में खोज की, भोलू की घंटी की असली आवाज। पर उसे जो मिला वो सब मशीनों से बनी नकली ध्वनियां थीं। हर रिकॉर्डिंग कृत्रिम, हर ताल समान। वो बोला, ये तो वो नहीं हो सकती जिससे लोग रोए थे। और तभी उसकी स्क्रीन पर एक छोटा नोटिफिकेशन चमका, मिट्टी संग्रहालय, चंदेरी खुर्द पुनः खुल रहा है। नीचे लिखा था, आइए सुनिए,
असली धरती की आवाज। आरव ने बिना किसी से कहे टिकट बुक किया। 3 दिन बाद वो हवाई यान से उतरकर उसी पुराने गांव में पहुंचा जहां कभी भोलू की चाल शुरू हुई थी। अब गांव के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, पर भीतर अब भी मिट्टी थी, भीगी, जीवित, सांस लेती मिट्टी। संग्रहालय में प्रवेश करते ही उसने देखा, बीच में वही पुरानी बैलगाड़ी, वही पीतल की घंटी और चारों ओर सन्नाटा। कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस हवा और धूप। आरव ने कदम धीमे किए और पहली बार अपने जूतों के नीचे मिट्टी की ठंडक महसूस की। उसने कहा, यह जगह तो सच में अलग है। वो घंटी के पास पहुंचा। कांच के पीछे वही निशान, वही हल्की हरियाली। वहां एक छोटा बोर्ड लगा था, आवाज सुनने की कोशिश मत करो, बस अपनी सांस सुनो। आरव ने गहरी सांस ली। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी सांस और तीसरी। उसके कानों में बहुत हल्की सी धुन घुली, टुन टुन। वो चौंक उठा। ये असली है। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मशीन चालू की, आवाज गायब हो गई। आरव ने समझ लिया, ये आवाज मशीनों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए है। उसने रिकॉर्डर बंद किया, आंखें बंद की और फिर से वहीं सुनी, टुन टुन। तभी संग्रहालय की देखरेख करने वाली एक बुजुर्ग महिला पास आई। बेटा, तुम शहर से आए हो ना? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे सुनना चाहता था। वो मुस्कुराई। सुन लिया? हाँ, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड करना चाहा, आवाज चली गई। वो बोली, भोलू की चाल को बंद नहीं किया जा सकता बेटा, उसे बस जिया जा सकता है। आरव ने पूछा, क्या लोग अब भी इस आवाज को महसूस करते हैं? वो बोली, कभी कभी। जब कोई बच्चा मिट्टी पर नंगे पांव चलता है, या कोई किसान पहली फसल बोता है, या कोई मां अपने बच्चे को सुलाती है, तब धरती की यह घंटी खुद बज उठती है। आरव ने गाड़ी के पास घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। मैं इसे आगे ले जाना चाहता हूं, बुजुर्ग महिला ने कहा। तो इसे सुनने का तरीका याद रखो, धीरे चलो और कभी जल्दी मत करो। वो गांव में 3 दिन रहा। हर सुबह सूर्योदय से पहले चौपाल जाता, घंटी के पास बैठता और सांसें गिनता, 1 2 3। हर बार आवाज थोड़ी साफ होती गई। तीसरे दिन उसने मिट्टी की एक मुट्ठी ली, उसे अपने बैग में रख लिया। कहा, अब मैं इसे अपने शहर ले जाऊंगा। जब वो लौटा तो उसने अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। मेरे पास एक आवाज है जो मशीन से नहीं आती। सब हंसे। अरे, तू पागल है? आरव ने कहा। सुनो। उसने सबको शांत होने को कहा। फिर सबने एक साथ सांस ली। कुछ नहीं। दूसरी सांस। किसी ने आंखें खोली, कुछ महसूस हुआ। तीसरी सांस, और तभी हवा में बहुत हल्की, बहुत सच्ची धुन उठी, टुन टुन। सब चुप हो गए। आरव ने कहा, देखा, ये मिट्टी की आवाज है जो बस शांत लोगों को सुनाई देती है। उस दिन से उसने अपने स्कूल में भोलू सभा शुरू की। हर सुबह 5 मिनट की शांति, ना मोबाइल, ना रोशनी, सिर्फ सांस और मिट्टी। धीरे धीरे ये आदत स्कूल से निकलकर शहर के हर कोने में फैल गई। बिजनेस मीटिंग से पहले, डॉक्टर के क्लिनिक में, यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल पर भी लोग 2 पल रुककर अपनी सांस के साथ वो आवाज सुनते, टुन टुन। कुछ सालों में यह सब एक वैश्विक पहल बन गई। हर जगह इसका नाम रखा गया, धरती का दिल। लोग कहते, जब तक ये आवाज है तब तक इंसान जिंदा है। एक दिन अंतरिक्ष स्टेशन से लौटते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा, हमने अंतरिक्ष में एक अजीब धड़कन सुनी। वो बिल्कुल धरती जैसी थी, धीमी, स्थिर और अनंत। लोगों ने कहा, वो भोलू की घंटी है, अब तो आसमान भी सुन रहा है। आरव अब बड़ा हो चुका था। उसने एक नया मंत्र लिखा जो अब हर स्कूल की दीवार पर लिखा जाता है, जहां रफ्तार ज्यादा हो वहां एक पल ठहर जाओ, क्योंकि वही पल तुम्हें अपनी आवाज सुनाएगा। और जब भी बारिश आती, वो मिट्टी पर बैठकर कहता, भोलू, अब भी तू चल रहा है ना? और जवाब हमेशा वही आता, धीमा पर साफ, टुन टुन। उसके होंठों पर मुस्कान होती और उसके दिल में वही शांति जो कभी चंदेरी खुर्द की रातों में एक बूढ़े रामखिलावन ने महसूस की थी। अब भोलू सिर्फ अतीत नहीं था, वो भविष्य की दिशा बन चुका था, क्योंकि जिसने धीरे चलने का हुनर सीख लिया, उसे समय भी झुका सलाम करता है। सैकड़ों साल बीत चुके थे। धरती अब भी घूम रही थी, पर उस पर अब बहुत कम लोग रह गए थे।
ज्यादातर मनुष्य अब दूसरे ग्रहों पर बस चुके थे, लाल मिट्टी वाले मंगल पर, बर्फ से ढके टाइटन पर या चांद के पार बने कृत्रिम शहरों में। तकनीक इतनी आगे बढ़ गई थी कि लोग बिना मिट्टी को छुए फसल उगा लेते, बिना बारिश के पानी बना लेते। पर जो चीज धीरे धीरे खो गई थी वो थी धरती की चाल। कहते हैं हर पीढ़ी में एक ऐसा दिल जन्म लेता है जो बीती धड़कनों को फिर से सुन सकता है। इस नई पीढ़ी में वो दिल था एक छोटी बच्ची अनाया के भीतर। अनाया जन्म से ही स्पेस कॉलोनी आर्या 9 पर रहती थी। वो कभी धरती नहीं गई थी, पर उसके पिता उसे हर रात एक कहानी सुनाते। एक गांव था, नाम था चंदेरी खुर्द। वहां की मिट्टी बोलती थी, वहां बारिश आशीर्वाद बनकर गिरती थी, और वहां एक घंटी थी जो भरोसे से चलती थी। अनाया हर बार वही सवाल पूछती, पापा वो घंटी अब भी बजती है क्या? पिता मुस्कुरा देते, अगर कोई सच्चे दिल से सुने तो वो हर जगह बजती है। एक दिन उसे अपने परदादा की पुरानी वस्तु मिली, एक छोटी भूरे रंग की डिब्बी। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, चंदेरी खुर्द की मिट्टी, भोलू की चाल। उसने डिब्बी खोली, अंदर सूखी हुई मिट्टी की एक चुटकी थी। वो मिट्टी अब भी हल्की गंध दे रही थी, जैसे उसमें धरती की सांसें अटकी हों। अनाया ने मिट्टी को अपनी हथेली पर रखा। वो बोली, तुम वही हो ना जिसके बारे में कहानी थी? फिर उसने आंखें बंद की। पहले कुछ नहीं, फिर अचानक एक बहुत ही हल्की, बेहद परिचित सी ध्वनि गूंजी, टुन टुन। उसका दिल तेज हो गया। ये तो सच है। वो दौड़ती हुई पिता के पास पहुंची। पापा वो घंटी, वो अभी भी बज रही है। पिता ने डिब्बी देखी, उनकी आंखें भर आईं। तो भोलू अब अंतरिक्ष में भी चल पड़ा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, धरती की याद नाम से। इस अभियान का उद्देश्य था धरती की मिट्टी का एक हिस्सा नए ग्रह अल्थेरा पर ले जाना, जहां पहली बार मानव बस्ती बसने वाली थी। अनाया ने अधिकारियों से कहा, मुझे भी साथ ले चलिए, मेरे पास धरती की सबसे पुरानी मिट्टी है। सबने हैरानी से देखा, पर जब उसने डिब्बी खोली और वह हल्की खुशबू फैली, किसी ने कुछ नहीं पूछा। वो चुनी गई, धरती की पहली बच्ची जो किसी नए ग्रह पर धरती की आत्मा लेकर जाने वाली थी। सफर लंबा था। सालों की दूरी तय करने के बाद जब उनका जहाज अल्थेरा की कक्षा में पहुंचा तो खिड़की के बाहर एक नया आसमान था। हल्का नीला नहीं, बल्कि सुनहरा और गुलाबी। नीचे मिट्टी लाल थी और हवा में कुछ नहीं, न गंध न आवाज, बस सन्नाटा। अनाया ने जहाज से उतरकर सबसे पहले अपनी जेब से वो मिट्टी निकाली। उसने उस बंजर जमीन पर धीरे से वो चुटकी रख दी। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, फिर हल्की हवा चली और मिट्टी धीरे धीरे फैलने लगी। उसके साथ ही एक बहुत ही धीमी, बहुत ही मुलायम ध्वनि गूंजी, टुन टुन। सारे वैज्ञानिक थम गए। कोई यंत्र नहीं चल रहा था, कोई सिग्नल नहीं। फिर भी वह आवाज हवा में तैर रही थी, नरम लेकिन सच्ची। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ और कहा, अब भोलू यहां भी पहुंच गया। धीरे धीरे उस जगह पर पौधे उगने लगे। पहली बार उस ग्रह पर हरी पत्तियां फूटीं। लोगों ने कहा, यह मिट्टी साधारण नहीं, इसमें कोई आत्मा है। अनाया बोली, हां, यह धरती की चाल है, जो कहीं भी पहुंच जाए वहां जिंदगी चल पड़ती है। कुछ महीनों में उस नए ग्रह के पहले गांव का नाम रखा गया नई चंदेरी खुर्द। वहां भी एक छोटा चौपाल बना, बीच में मिट्टी की मूर्ति और उसके ऊपर एक घंटी। जब पहली बारिश वहां हुई, जो उस ग्रह की इतिहास की पहली बारिश थी, तो लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। और फिर बिल्कुल वैसी ही ध्वनि गूंजी जैसी कभी धरती पर सुनी गई थी, टुन टुन। सारे लोग रो पड़े। कोई बोला, धरती अब मरी नहीं, वो बस नई जगह चल पड़ी है। किसी और ने कहा, अब भोलू सिर्फ मिट्टी में नहीं, हर धड़कन में है। अनाया ने आसमान की ओर देखा, जहां अब 2 ग्रह एक साथ चमक रहे थे, धरती और अल्थेरा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलू, तेरी चाल अब अनंत हो गई है। रात को उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, अब जब भी किसी नए ग्रह पर पहला कदम पड़ेगा, मिट्टी की घंटी वहीं बजेगी, याद दिलाने की जिंदगी तेज नहीं, धीरे चलने में सुंदर है। वो पहली बार मुस्कुराई, आंखें बंद की और उसके भीतर वही आवाज गूंजी, टुन टुन। सालों बाद जब इतिहास लिखा गया
तो आखिरी पन्ने पर यही वाक्य अंकित था। एक गांव था, चंदेरी खुर्द, जहां धरती ने मनुष्य को चलना सिखाया था, और आज वह चाल पूरे ब्रह्मांड की लय बन चुकी है। धीरे धीरे अंतरिक्ष की अनंत निस्तब्धता में वो ध्वनि फैल गई, टुन टुन